सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वेबिनार का विषय है वो रबी में कैसे आप पोषक तत्वों की सहायता से अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करें। आज गेहूं की फसल जो हमारी रबी की सबसे प्रमुख फसल है उसी पर हमारा ये वेबिनार केंद्रित है। इसके लिए आज हमारे पास साथ में है श्री सुरेश चौहान जी। चौहान साहब नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। और प्रमोद पांडे जी, हेड एग्रोनॉमिस्ट। पांडे जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार सचिन जी और सभी साथियों को नमस्कार जी, तो साथियों हम थोड़ा आज विलंब हुआ है उसके लिए माफी चाहते हैं। हम चाहते हैं नमस्कार कि सभी तुरंत साथियों को। इसको शुरू किया जाए। तो चौहान साहब आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे अपने बारे में, आरएमपीसीएल के बारे में और इसके जो मुख्य उत्पाद हैं उनके बारे में। फिर हम पांडे जी के पास आएंगे और उनसे जानेंगे कि गेहूं में उत्पादकता किस तरह से बढ़ाई जाए पोषक तत्वों के प्रबंधन से। और साथियों बाद में हम एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे जो इसी पर आधारित रहेगी। इसी वेबिनार पे जो आपसे सवाल किए जाएंगे, जो इसमें चर्चा की जाएगी, उसी से संबंधित हमारे सवाल रहेंगे। तो चौहान साहब मैं आपको आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सचिन जी। आरएमपीसीएल की तरफ से आज के वेबिनार में जुड़े सभी कृषक बंधु, डीलर्स भाई, डिफरेंट कंपनीज के और कृषक जगत के रिप्रेजेंटेटिव, आप सभी को आरएमपीसीएल की तरफ से और मेरी तरफ से नमस्कार, यथासंभव अभिवादन। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम वीट क्रॉप पे बेटर न्यूट्रिएंट कैसे दें ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं उसके लिए कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो जी 784 मिलियन टन, 1 मिलियन टन का मतलब 10 लाख टन के बराबर होता है। तो पूरे वर्ल्ड में 784 मिलियन टन की प्रोडक्शन है वीट की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 112 मिलियन टन की प्रोडक्शन होती है, जो वर्ल्ड का 15%। इंडिया में टोटल जो कल्टीवेशन है वीट का वो 34 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 340 लाख हेक्टेयर। वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब हमारी जो डाइट का जो डोमिनेंट पार्ट है, उसको स्टेपल फूड बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड का जो स्टेपल फूड का परसेंटेज है वो करीब 40%। 40% वीट के रूप में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो चाइना में है, वहाँ पे अंडर 37 मिलियन टन की प्रोडक्शन है। जो एक चीज में देखने लायक है, विचार करने लायक है, सोचने लायक है, वो ये है कि चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है वो 57 क्विंटल पर हेक्टेयर, जबकि इंडिया का जो प्रोडक्शन है, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे कृषक भाई हैं या इसमें जो साइंटिस्ट हैं या इंडस्ट्री हैं, सबके लिए आगे बढ़ने का कितना स्कोप। करीब 12%, करीब 62% यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तब जाके चाइना के बराबरी कर सकते हैं। ये वीट खाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम प्रोटीन की बात करें 13 से 15% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है। वीट की वीट में ये ह्यूमन के लिए तो एक स्टेबल फूड है ही। इसका जो स्ट्रा है जिसको भूसा बोलते हैं, भूसे के बहुत सारे यूजेज हैं। बट अगर हम देखें भारतवर्ष के विभिन्न पार्ट एरियाज में, तो जो उनके कैटल्स होते हैं उस कैटल्स के लिए वो इसका फॉडर के रूप में काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो वीट के लिए है, जो वैसे तो आगे कवर की जाएंगी बट मैं यहाँ थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ। वीट क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जिसके ऊपर थर्मल इफेक्ट बहुत आता है, यानी टेम्परेचर का जो वेरिएशंस होती है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लेट सोइंग करते हैं और जो उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो एंड ऑफ फरवरी या मिडल ऑफ मार्च तक हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर हम बात करें नॉर्थ और थोड़ा सेंट्रल इंडिया की बात करें, नॉर्थ में चूंकि विंटर बहुत लॉन्ग होता है तो वहाँ पे हमेशा वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। वैरायटी भी उसी तरह की वहाँ बोई जाती है ताकि वो उस लंबे पीरियड को अवेल कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आज का जो वेबिनार हमने रखा है, तो ये कृषक जगत के सौजन्य से और आरएमपीसीएल के सहयोग से ये हो रहा है।
तो आरएमपीसीएल के बारे में वैसे सब जानते हैं, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ में उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जी ये चल ही नहीं रहा। पीपीटी दोबारा नहीं ये चल नहीं रही। 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। जी। पीपीटी तो साथियों, आप सभी लोग रबी की बोनी में लगे होंगे या उसकी तैयारियों में लगे होंगे। आपसे इस समय आप देख ही रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का मूल्य सबसे अधिक है। अभी तक जितने भी बार गेहूं की जो भी मूल्य रहा है उसमें इस साल सबसे अधिक मूल्य आपको मिलने की उम्मीद है। रशिया यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय में कारणों से कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से बाजार में गेहूं काफी महंगा जा रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है आप सभी से कि आप इस गेहूं की फसल को अ, बहुत संभाल के इसकी बोनी करें, बहुत संभाल के इसकी खेती करें, बहुत सूझबूझ के साथ आप इसके में कृषि आदानों का प्रयोग करें, ताकि एक तरफ जहां आपकी लागत भी ना बढ़े और दूसरी तरफ आपको उत्पादन में भी सफलता मिले। अधिक से अधिक आप उत्पादन लें, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं है। और इस वेबिनार का करने का उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से आप अपने खर्च को स्थिर रखते हुए या उसको एक किफायती आदानों का प्रयोग करते हुए जिससे अधिकतम आपको उसका लाभ मिले और आप अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। तो मैं समझता हूं कि शायद जो थैंक यू सचिन अवरोध जी। हुआ था वो पूरा हो गया होगा। चौहान जी कंटिन्यू करेंगे। जी चौहान साहब। सॉरी, कुछ देर वाज टेक्निकल। जी इनफैक्ट फुल जो स्क्रीन कर कंपनी दें। है आरएमपीसीएल, जिसको हम आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, आवाज आ रही है मुझको? ये आरएम ग्रुप की एक कंपनी। आरएम ग्रुप की और बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसके बारे में आगे थोड़ा बताऊंगा। आरएमपीसीएल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें अभी हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं एसएसपी के, उसके उसका बिजनेस करते हैं। वाटर सोलुबल की पूरी रेंज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूरी रेंज है, और बायोस्टिमुलेंट। जब आपका हमने स्टार्ट किया था, वॉइस हमारा म्यूट 3 कर स्टेट लें से पांडे हमारा जी। काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र था। लेकिन अभी 4 स्टेट हम और ऐड कर चुके हैं इसमें। तो अभी हम 7 स्टेट में अपना जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। ये 3 इसमें जो प्रमोटर्स हैं, विनीत जैन जी हैं, राकेश जैन जी हैं और नंदकिशोर जैन जी हैं। 3 प्रमोटर्स हैं। और ये जो मेन प्रमोटर्स हैं, इनका जो बिजनेस है, जो मेन बिजनेस था, वो आरएम केमिकल्स के नाम से 30 साल पुराना बिजनेस है। और 30 साल से हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में जो B2B का बिजनेस है वो चल रहा है। हमारा जो विजन है, हमारा विजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स डीलर्स भी हैं, बट अल्टीमेट कस्टमर हमारा फार्मर। हम ये चाहते हैं कि फार्मर्स के बीच में हम एक बहुत ही ट्रस्टेड बिजनेस हाउस के रूप में जाने हैं। वो ये बिलीव करें कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट हमको देंगी, जो भी हमको सर्विस जो भी सर्विस हमको देंगे, वो एक कम क्वालिटी का होगी। इसको करने के लिए इसको करने के लिए इसको करने के लिए जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये जो हमारा विजन है, जो हम चाहते हैं कि हम एक उत्तम क्वालिटी के ट्रस्टेड बिजनेस हाउस हम बिल्ड करें। जी
तो करने के लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम उनको एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट, बेहतर क्वालिटी की सर्विसेज उनको देंगे। ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, इसको हम एक एथिक्स के साथ, एक इंटेग्रिटी के साथ और एक अकाउंटेबिलिटी के साथ हम अपने कस्टमर्स के साथ करें। तो ये गोल अचीव करने के लिए हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस में, हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, ताकि जो पूरी चेन है, चाहे कंपनी है, हमारा ट्रेड पार्टनर्स है, हमारे फार्मर्स हैं, सभी को उसका लाभ मिले। जी। अभी चौहान साहब आपकी आवाज नहीं आ हाँ, अभी जैसा आरएम केमिकल्स जो ग्रुप है, उनके जो प्लांट्स है वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे हैं। इंडिया में हमारे करीब 5 प्लांट है, जो धुले में है, प्लस हिमाचल बद्दी में है। इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो श्रीलंका में एक प्लांट है, फिलीपाइंस में है, नेपाल में। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर प्लांट है जहाँ हमारा बिजनेस चलता है। हम बात करेंगे केवल एग्री की। जो फर्टिलाइजर है, जो मैंने अभी इसको येलो सेट किया हुआ है, ये 2 प्लांट हमारे अभी इस समय है। एक है दूले, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, और एक प्लांट है देवास, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो दूल्हे में अभी हमारे जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं उसको हम बना रहे हैं। कैटल फीड का एक प्लांट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपरली हम लोग उसको दिवाली तक सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। और जो हमारा प्लांट यहाँ पे देवास में है, उसका फुल फ्लेज एक्सपेंशन का कार्यक्रम चल रहा है। उसको हम बड़ा कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ताकि जो डिमांड है, जो हमारे फर्टिलाइजर की डिमांड है, वो हम पूरी कर सकें। ये हमारा देवा जो दूल्हे का प्लांट है, दूल्हे के प्लांट का फोटो है। केवल इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, नॉर्मली जब प्लांट में अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक और ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। बट इसमें पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है, आप कभी अगर वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा एक फील आता है, ऐसा फील आता है कि हम ज्यादा किसी प्लांट में नहीं आए, किसी रिसोर्ट के अंतर्गत आ गए। प्लांट के चारों तरफ एकदम हरियाली है। ड्रिप इरिगेशन का हमने एक वहाँ वो किया हुआ है, व्यवस्था की हुई है, जिससे लॉन या जो दूसरे प्लांट है उनको पानी मिलता रहता है और वो हरियाली बनी। ये एक हमारा हैप्पीनेस ऑफ फार्मर्स का मिशन है। हम ये चाहते हैं कि जो फार्मर है, क्योंकि देखिए अल्टीमेट जो है वो फार्मर ही है। आ, वो आज फूड सिक्योरिटी की बात करें, आज वह हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 140 करोड़ के आसपास है। उसकी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक फार्मर के जो कंधों के ऊपर पूरा वजन है, पूरी जिम्मेदारी है। और वो अगर खुश रहेंगे, फार्मर अगर हैप्पी रहेगा, तो बाकी जो चीजें हैं वो भी सब सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इसको करने के लिए हमने क्या किया है, फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स हमने शुरू किए। फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स में जीरोन एक हमारा प्रोडक्ट है जो बहुत ही पॉपुलर है। अगर हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, जहाँ पे हम काफी समय से काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ही पॉपुलर है। इस बार हमने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को ऐड किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा में कि जून में ही हमने अपना फर्स्ट ट्रक डिस्पैच किया था, और वहाँ उसके बाद करीब करीब हमारी 1,500 टन के आसपास की सेल है। और जिस फार्मर को गया है, जिस डीलर्स के थ्रू गया है, वो सब बहुत खुश है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक बहुत बड़ा समिट हुआ था, उसमें ये बात आई थी कि इंडिया में या वर्ल्ड में वो हंगर नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट हंगर है। मतलब हम लोग खाना तो खाते हैं, बट जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए वो न्यूट्रिएंट नहीं है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है। और हमने देखा होगा जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट आपको लिख देता है, कोई जिंक की गोली लिखेंगे, कोई आपको मैग्नीशियम लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक लगता है समय है सबको सोचने का, कि वो अपने फील्ड में, अपनी क्रॉप में न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर को यूज करें, जिससे जो प्रोड्यूस आएगा उस प्रोड्यूस में भी न्यूट्रिएंट होंगे। और जब हम उसको फूड चेन में लेकर आएंगे, ह्यूमन कंजम्पशन होगा, तो हमारी बॉडी में जो उसकी डेफिशिएंसी होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम करीब करीब अगर बात करें, 6,000 हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके थ्रू हम मिलके
फार्मर्स के पास तक जा रहे हैं, फार्मर्स के साथ में कनेक्ट बनाया हुआ। इको फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक्स हम अपनाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा वेस्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमारी चेन में नहीं होना चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए घातक हो, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है, जैसा डिफरेंट, हम करीब में भी हमने सोयाबीन के ऊपर, कॉटन के ऊपर एक वेबिनार किए थे, और हमने ये कोशिश की थी कि हम उन क्रॉप के बारे में, उन क्रॉप की यील्ड कैसे बढ़े, उनकी जो उत्पाद आता है उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसके बारे में हमने विस्तार से बातें की थी। इसके अलावा हम हमेशा हर क्रॉप के लिए एक फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर में पूरा RDF, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स होती है, उसको बना के हम डिजिटली फार्मर्स के पास पहुंचते हैं। इसके अलावा उसकी हार्ड कॉपी भी हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मकसद हमारा ये है कि हम जिस भी सीजन में जो क्रॉप होती है उसके बारे में पूरी जानकारी फार्मर को दें, सही प्रोडक्ट उनको दें। हमारी टीम नीचे पूरी फील्ड में है, जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा फार्मर के कांटेक्ट में रहते हैं, और उनकी कोई भी अगर मान लिया कोई उनका समस्या होता है, कोई क्वेरी होती है, उसका समाधान करते हैं। तो मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब जो आज मेन जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि हम अपने वीट को न्यूट्रिएंट कैसे उसका मैनेजमेंट करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ओवर टू पांडे। धन्यवाद चौहान साहब। तो साथियों, आपने जाना कि RMPCL कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी और क्या क्या कर रही है। और आज ये हमारा तीसरा वेबिनार है कृषक जगत के साथ RMPCL का, जिसमें मैं महसूस किया है किसानों ने इनके उत्पादों को प्रयोग किया, और जो फीडबैक आया है कि एक अच्छे उत्पाद हैं और क्वालिटी से भरपूर हैं। तो अब ये गेहूं में आप पोषक प्रबंधन से कैसे अपनी उपज बढ़ाएं, इसकी लिए हम डिटेल में जानकारी के लिए कंपनी के जो हेड एग्रोनॉमिस्ट हैं पांडे जी, उनको आमंत्रित करते हैं। पांडे जी, आप बताएं। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू चौहान जी। आज जो वेबिनार RMPCL की तरफ से RM फॉस्फेट और कृषक जगत के संयुक्त सौजन्य से ये जो वेबिनार हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, तो इस वेबिनार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को पहले तो हमारा नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि गेहूं फसल में पोषक प्रबंधन करके कैसे हम उच्च गुणवत्ता प्राप्त करें। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे भोजन में ये है कि हमको भोजन जब हम गेहूं के रूप में या चावल के रूप में या किसी अन्य रूप में लेते हैं तो उसमें पोषक तत्वों का बहुत अभाव हो गया। तो ये परिचर्चा पूरी उसके ऊपर रहेगी। और जैसा कि कृषक जगत का एक बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमेशा रहता है, और उसमें वो कुछ प्राइज वगैरह भी देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं वो इस परिचर्चा में बहुत ध्यान से पार्टिसिपेट करें, और जब अंत में क्वेश्चन आंसर का सेशन हो तो वो अच्छे से अच्छा प्राइज लेके यहाँ से जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वीट में वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है और वीट कौन सी फैमिली से आता है। तो इसका साइंटिफिक नेम टेट्रिकम एस्टिवम है, और ग्रेमनी फैमिली का ये पौधा है। और इसका ओरिजिन जो है साउथ वेस्टर्न एशिया से हुआ था, जब ये पौधा यहाँ पे लाया गया था। इसकी मेनली तीन जो ये जो बॉटनिकल नेम है उसमें तीन वैरायटी होती है टेट्रिकम की। तो उसमें जो टेट्रिकम ओस्टिवम है ये ज्यादातर उपयोग हमारा गेहूं रोटी बनाने के लिए किया जाता है। और जो हमारा ड्वार्फ वैरायटी होती है टेट्रिकम ड्यूरम, ये जो गेहूं है जैसे सूजी है, रवा है, जो इस तरीके की चीजें बनाते हैं उस उसके लिए किया जाता है। और टेट्रिकम ये जो वैरायटी है ये जो कोस्टल एरिया है, मैक्सिमम कोस्टल एरिया में ये उगाई जाती है, पैदा की जाती है। और जैसे जो उपमा वगैरह वहाँ पे साउथ में बहुत बनता है तो उसमें उपयोग में लाई जाती है। अभी आप देखिए कि अगर वीट के एरिया की बात करें तो एरिया इसका करीब जो उगाया जाता है करीब 239 मिलियन हेक्टेयर्स में वीट का एरिया में उगाया जाता है। और इसका प्रोडक्शन 784 मिलियन टन्स है पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें।
हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में गेहूं की खेती की जाती है। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे गेहूं की खेती बहुत कम की जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे धान की खेती ज्यादा की जाती है। उत्तर प्रदेश हमारा मैक्सिमम एकरेज रखता है, बहुत बड़ा प्रांत है, वहाँ पे पानी की बहुत सुविधाएं हैं, तो गेहूं के लिए बहुत सुइटेबल वहाँ पे लैंड भी है, तो इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम एरिया गेहूं का है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा यूपी देता है। लेकिन अगर हम और अच्छे प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हमारा हरियाणा और पंजाब का नाम आगे आता है। सॉइल की अगर बात करें तो गेहूं के लिए हमको किस तरीके की सॉइल चाहिए, जैसे हम यहाँ मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हमको यहाँ पे सुनने वाले जो किसान हैं वो मध्य प्रदेश से ज़्यादा होंगे, कुछ किसान हमारे उत्तर प्रदेश से भी जुड़े होंगे, कुछ गुजरात और हरियाणा पंजाब से भी इस वेबिनार में जरूर हमको सुन पा रहे होंगे। तो उसके लिए हमको क्ले लोम सॉइल जो है, क्ले लोम सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, ज़्यादा हैवी सॉइल नहीं हो लेकिन जो पानी है, पानी को होल्डिंग करने वाली ऐसी सॉइल हो जो पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, ऐसी सॉइल की हमको आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमको गेहूं चूंकि रबी की फसल है और खरीफ खत्म होती है, जो हम हमारी खरीफ फसल होती है उसको हम निकालते हैं, जैसे सोयाबीन हार्वेस्ट करते हैं, मक्का हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हमको लैंड प्रिपरेशन, जो उसकी जमीन को उसके लिए तैयार करना, वो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि हमको एक अच्छे से पलेवा करके उसकी दो जुताई करके और उसके ऊपर इस तरीके के पाटा करके मिट्टी भुरभुरी इस तरीके से करनी चाहिए कि जिससे कि गेहूं को अंकुरण में दिक्कत नहीं हो। तो लैंड प्रिपरेशन एक इसका बहुत बड़ा रोल है। जो लोग अच्छे तरीके से लैंड प्रिपरेशन करते हैं उनका जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छा बढ़ जाता है। अब आप एक टेबल के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये जो मैंने एक टेबल लगाई है, इसमें आप देखो प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है। ठीक है, हम देखें तो इंडिया का हमारा दूसरा या तीसरा नंबर है बीच में, और एशियन कंट्रीज आती हैं, लेकिन इंडिया भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। 104 मिलियन के करीब हमारा प्रोडक्शन है, जबकि चाइना का 134 मिलियन है। रसिया करीब 80 मिलियंस के करीब है। यूनाइटेड स्टेट्स फिर 48 मिलियंस के हैं, और छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा इंडिया में वीट हम बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन ले रहे हैं। चाइना को अगर हम छोड़ दें तो करीब करीब हमारा नंबर आसपास में ही आता है। तो और हम अगर मान लीजिए अगर ध्यान दें, हमारे हमारे किसान भाई और ध्यान दें, थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज करें, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करें, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे चाइना के पास पहुंच सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश है तो कलर मैंने दिया है, आप देखो यूपी जहाँ पे लिखा है उसको उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे आपका एरिया जो है, गे, गेहूं का जितना इंडिया में एरिया है उसमें 33% केवल उत्तर प्रदेश, और हमारा प्रोडक्शन भी वहाँ पे 32%। तो हमारा जितना एरिया है अप्रोक्सीमेटली हम उतना प्रोडक्शन है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश को, जहाँ पे हम ये बैठ के वेबिनार कर रहे हैं, जहाँ जिस वेबिनार में मैक्सिमम किसान हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े होंगे, तो हमारा एरिया 18% का है, 18%। 100 में से 18 भाग हम हमारे पास यहाँ पे गेहूं हम उगाते हैं पूरे भारतवर्ष, और हमारा प्रोडक्शन 16%। इसी तरीके से फिर हम जाएं अगर मान लीजिए पंजाब में, तो 12% हमारा एरिया है। लेकिन आप ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, वहाँ प्रोडक्शन 18%। हम जहाँ पे जो एरिया हमारा 12% है, लेकिन प्रोडक्शन हम वहाँ पे 18% ले रहे हैं, 6% ज्यादा ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारा एरिया जो है 18% है मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रोडक्शन हमारा 16%। तो हमको मध्य प्रदेश में अभी बहुत प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, पर एकड़ प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, पंजाब के बराबर कर जाते हैं। ठीक है, और फिर छोटे छोटे प्रांतों में जैसे 10% एरिया है आपका राजस्थान में, वहां पे 9% है। फिर 9% एरिया है आपका हरियाणा में, वहां पे 11% है। हरियाणा और पंजाब दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जितना एरिया है लेख हेक्टेयर्स में, उसमें प्रोडक्शन मिलियन टन्स में उससे ज्यादा।
ये एक डाटा है जो कि 2018 में प्लान किया गया था कि गेहूं का प्रोडक्शन हमको 2018 से लेके और 2050 तक हमारी पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की बढ़ रही है, तो हमको कितना पहुंचाना चाहिए जब हम लोगों को भोजन दे पाए। तो आज हम 2023 में बैठे हैं। 2018 में हमारा प्रोडक्शन 33.7 क्विंटल पर हेक्टेयर आता था और टोटल प्रोडक्शन हमारा 99.7 मिलियन टन था। लेकिन हमको ये 2050 तक 47 क्विंटल पर हेक्टेयर ले जाना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे किसान भाइयों के सामने है, वैज्ञानिकों के सामने है, और जो जैसे आज हम यहाँ पे इस वेबिनार में बात कर रहे हैं, हम लोगों के सामने है। सब ज्वाइंटली मिलके एक इस तरीके का न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करें, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएं कि हम क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन बढ़ाएं और इस प्रोडक्शन को 2050 तक 140 मिलियन टन पहुंचाएं। तब आने वाले जो हमारी पॉपुलेशन है उसका हम पेट भरण कर पाएंगे, उनको भोजन दे पाएंगे, कोई भी भूखा नहीं सो पाए। ये एक डाटा है जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया था 18 में, और ये सोच थी उनकी कि हम 50 तक कितने हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और कितना मिलियन टन हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। नॉर्मली सीड रेट की अगर बात करें तो गेहूं का बीज जो है आपका, उसके गेहूं की विड्थ के ऊपर होता है, गेहूं की मोटाई कितनी है, तो बहुत ये वेराइटीज के ऊपर होता है। लेकिन फिर भी अगर एवरेज बात करें तो 40 से 45 किलो पर एकड़ हमको गेहूं का सीड चाहिए रहता है। अगर गेहूं कोई वैरायटी मोटी है तो थोड़ा सीड ज्यादा लगेगा, अगर गेहूं पतली मीडियम वाली वैरायटी है तो गेहूं का बीज कम लगेगा। लेकिन एवरेज अगर बात करें, एग्रीकल्चर में हमेशा एवरेज की बात होती है, प्रोडक्शन भी एवरेज में आता है, तो इसलिए हम सीड रेट भी हमेशा एवरेज में लिखते हैं। सो 40 से 45 केजी पर एकड़ हमको उसकी आवश्यकता होती है। सोइंग टाइम, क्योंकि ये रबी की फसल है, तो अभी जो टाइमिंग हमारा चल रहा है, वैसे हमारी ये धारणा है भारतवर्ष में कि दिवाली जैसे ही हो जाती है गेहूं की सोइंग लोग जोरों से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि खरीफ की फसल तब तक हार्वेस्ट कर ली जाती है, ये जमीन की तैयारी हो जाती है, और दिवाली के समय पे या दिवाली के तुरंत के बाद गेहूं की वो सोइंग स्टार्ट कर देते हैं। सो नवंबर 15 से लेके दिसंबर मिड तक गेहूं भारतवर्ष के सभी प्रांतों में अलग अलग समय पर बोया जाता है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती जाती है वैसे वैसे सोइंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो दिवाली का पखवाड़ा रहता है उसमें मैक्सिमम भाग में गेहूं की सोइंग की जाती है, क्योंकि गेहूं का जर्मिनेशन टेम्परेचर से भी रिलेशन रखता है। तो जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है नाइट का, उस टाइम पे इसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। सीड रेट हमने आपको बता ही दिया, 100 केजी पर हेक्टेयर या 125, 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर आपको इसकी आवश्यकता होती है। स्पेसिंग जो है 15 से 25.5 सेंटीमीटर तक इसकी स्पेसिंग हम लोग रखते हैं। और जो वेराइटीज ज्यादा टिल्लिंग वाली होती है, जिनमें फूट ज्यादा होती है, उसमें स्पेसिंग हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कई कई वेराइटियां भी ऐसी भी आई हैं जिसमें 12 से 14, 15 तक भी टेलर्स आते हैं, तो उसमें उनको थोड़ा स्पेस की ज्यादा जरूरत होती है, उनको दूरी की ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेहूं के लिए आपको मिट्टी तो आवश्यक है ही, उसके साथ साथ में आपका बीज का प्रबंधन आवश्यक है, फिर इरिगेशन। अगर आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है तो आप गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। गेहूं की जो पैदावार गुणवत्तापूर्ण होती है वो पैदावार आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है कि इसमें हर एक स्टेज पे पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेज पे आपने दे दिया। तो गेहूं की 6 स्टेज ऐसी रहती हैं कि जिनमें हमको पानी की आवश्यकता होती है, और लास्ट जो पांचवा और छठा स्टेज होता है उस पे आपको अति आवश्यक पानी देना होता है। नहीं तो जो ग्रेन फिलिंग है, जो उसमें फूड मटेरियल भरना चाहिए, वो नहीं भरता है और दाना आपका हल्का रह जाता है। तो वो गेहूं आप मतलब ना खाने में अच्छा लगता है, और ना आप जब सेल करने जाओगे तो उसमें वजन आएगा। सो एटलीस्ट 5 से 6 पानी आवश्यक रूप से गेहूं की फसल में चाहिए रहता है। जी इंटरकल्चर गेहूं में
जो किसान भाई हमारे हमको सुन रहे हैं और जो गेहूं रेगुलर लगाते हैं, वो इसकी वैल्यू समझते हैं कि इंटरकल्चर कितना आवश्यक होता है उसमें। जैसे आप लोग बोलते हो कि गेहूं का मामा आ गया, कुछ ऐसे बीड्स हैं जो आ जाते हैं, तो उनका इंटरकल्चर उनको रिमूव करते रहना पड़ता है। तो 2 से 3 बार उनको रिमूव करना पड़ता है इंटरकल्चर। पहले तो हम लोग डायरेक्टली मैन पावर लगा के करते थे, अभी कुछ इस तरीके के वीडीसाइड वगैरह भी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग गेहूं में इंटरकल्चर लेबर से ही करते जी हैं। तो वो हमको उसको जरूर करना चाहिए, जिससे कि गेहूं की वैरायटी जो आप लगा रहे हो उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाए। जो इस तरीके के अनवांटेड प्लांट चले गए हैं या कोई अनवांटेड वैरायटी के बीज चले गए हैं, तो वो उसमें मिक्स नहीं हो और आपकी प्योरिटी उसमें बनी। अब मेन जो हमारा आज का टॉपिक था कि पोषक प्रबंधन हम गेहूं की फसल में कैसे करें। तो किसान भाइयों, आप हमको यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, ये जो हम स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए ऐसे समझिए कि ये गीता और रामायण। जी जब तक आप खेती करोगे, आज आप कर रहे हैं, कल आपको बच्चे करेंगे, ये स्लाइड उन सबको हमेशा देखनी पड़ेगी। या जो भी हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़े हुए बच्चे ये स्लाइड को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये गीता और रामायण है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट हर एक क्रॉप का होता है। कोई भी फसल हो, तत्व यही रहेंगे। तो टोटल 17 पोषक तत्व यहाँ पे हमने दिखाए हैं इस स्लाइड में, और इन्हीं की हर एक पौधे को आवश्यकता होती है। किसी फसल में इनकी आवश्यकता किसी तत्व की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन तत्व यही रहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट 3 जो नंबर लिखे हुए हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमारे जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, जिनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोलते हैं। ये अति आवश्यक है, हर एक फसल में चाहिए ही चाहिए। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और हमारे सभी किसान भाई किसी न किसी रूप में इनका उपयोग फसल में करते हैं। वो भले DAP के रूप में करते हो, यूरिया के रूप में करते हो, या डायरेक्ट पोटास देते हो, या NPK देते हो, तो सभी किसान भाई इसका उपयोग अपनी सभी फसलों में करते हैं। फिर दूसरा, जब 3 नंबर आप देख रहे हो, वो मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये इनको कहते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? द्वितीयक पोषक। ये सेकेंडरी भी कहलाते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व ये हमको सभी फसलों में चाहिए रहते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता जितने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतनी नहीं होती, उनसे कम होती, इसलिए इनको द्वितीयक पोषक तत्व कहा गया है। और इसके अलावा 8 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। वो हर एक फसल में चाहिए, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होगी। लेकिन अगर उनको आप नहीं दोगे तो आपकी फसल में तमाम तरीके की विकृतियां हो जाएंगी, फसल पीली हो जाएगी, पत्तियों पे तमाम तरीके के स्पॉट आ जाएंगे, आपका रूट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगा, जब जो बीमारियां हैं वो ज्यादा आएंगी। तो ये 8 पोषक तत्व जो हैं वो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन वो आवश्यक रूप से चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं? बोरान है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, आयरन है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है और मोलिब्डेनम। इसके अलावा जो नॉन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वो 3 हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये नेचर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। भारतवर्ष केवल एक ऐसा देश है जिसको भगवान ने या सृष्टि ने या जो भी आप बोलो, ये वरदान के स्वरूप में ये चीजें दी। नहीं तो आप किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में जाओ, वहां पे आपको पानी की प्रॉब्लम मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा जो आप फसल को दे पाओ। पानी को क्लीन करके फसल को देना पड़ता है, उसका उसको उसका पीएच बनाना पड़ता है कि फसल किस पीएच में पानी ले पाएगी। बहुत सारी कंट्री में तो समुद्र का पानी क्लीन करके फिर हम पौधों को देते हैं, जैसे दुबई वगैरह। अगर आप, तो हमारे पास जो जहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, जो हमारे फार्मर पैसा खर्च कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, वहां पे ये चीजें हमको इंडिया में फ्री मिल रही है। धूप हमको फ्री मिल रही है, हमको पानी फ्री मिल रहा है। आप देखते हो ना कि बारिश नहीं आया तो लोग देखते हैं कि भाई बारिश आएगी तब खरीफ की सोइंग होगी। इस बार बारिश अच्छी नहीं आई तो हमारे कुएं नहीं भरे। तो हम पूरा टोटली डिपेंडेंट हैं ईश्वर के ऊपर या सृष्टि के ऊपर, लेकिन हम इसका
पे कुछ नहीं करते, या अगर पे करते हैं तो केवल इतना ही करते हैं कि ट्यूबवेल से जो पानी अंदर से निकालते हैं और जो लाइट जलती है उसका बिल हम दे देते हैं, वो भी कई बार गवर्नमेंट माफ कर देती है। तो ये हम तीन तत्वों का भुगतान एग्रीकल्चर में कर ही नहीं रहे, उसके बाद भी हमको ऐसा लगता है कि हमारी एग्रीकल्चर महंगी हो गई। उसका रीजन ये है कि हम प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर पाते। तो आज हम जो जिस कंपनी से बात कर रहे हैं, आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। साथियों, आप याद कर लीजिए, फिर से हमने बताया, आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। इस कंपनी ने जब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत आवश्यकता जमीन को हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सबको ये आवश्यक हो गया कि भाई कुछ ऐसे खाद बनाए जाएं कंपनियों के साथ मिलके कि किसान जो चीजें उपयोग में नहीं ला रहा है वो उनको खाद के साथ में ही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जाएं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे क्वालिटी में और ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आदमी जो खा रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, उसकी थाली में पोषक तत्व पहुंचेंगे। तब काफी रिसर्च करने के बाद आरएम फॉस्फेट ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम दिया महावीरा जीरोन, जो आपके सामने ये है। महावीरा जीरोन के नाम से हमने 3 साल पहले ये प्रोडक्ट बना के हमारे किसान भाइयों को भेजना चालू। आप देखिए, इसमें भरपूर पोषक तत्व, 5 पोषक तत्व इसके अंदर हैं। फास्फोरस इसके अंदर 16% है, बोरान इसके अंदर 0.2% है, सल्फर इसके अंदर 11% है, कैल्शियम इसके अंदर 19% है और जिंक इसके अंदर 0.5%। अब अभी हमने आपको टेबल दिखाई पीछे, आप देखिए पहले 3 नंबर क्या कहते हैं, NPK, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, तो इसमें से पी है उसके अंदर। दूसरे क्या है, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, इसमें से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर 2 न्यूट्रिएंट्स, सल्फर भी है, कैल्शियम भी। फिर 8 वाली टेबल मैंने आपको दिखाई नीचे माइक्रो न्यूट्रिएंट की, इसके अंदर बोरान है और जिंक। तो तीनों का समावेश, माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, तीनों का समावेश एक दाने के अंदर कंपनी ने किया। इस बैग के अंदर जितने दाने आप निकालोगे उस हर एक दाने के अंदर ये संतुलित उर्वरक आपको मिलेगा। और ये जो है आपको बेसल डोज में हमने इसको रिकमेंड किया है, बेसल डोज बुवाई के समय। तो बुवाई के समय जब इसको रिकमेंड किया तो हर एक पौधे को समान मात्रा में रूट डेवलपमेंट से ही ये तत्व मिलने चालू। तो जैसे जिंक की डिफिशियंसी, बोरान की डिफिशियंसी उन फसलों में कभी आती नहीं, और आपकी फसल जिंक और बोरान फोर्टिफाइड हो जाती है कि इसमें जिंक और बोरान पड़ा है। इसका गेहूं अगर आप खाओगे तो आपके भोजन में जिंक भी रहेगा और बोरान भी रहेगा, कैल्शियम भी रहेगा और सल्फर भी रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे किसान भाई अपना जो गेहूं का फसल अभी लगाने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने तैयारी कर ली होगी, कुछ लोग अभी तैयारी करेंगे अपनी जमीन की। तो हमारे वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि प्रति एकड़ आपको किसी भी फसल में प्रति एकड़ NPK देना कितना चाहिए। ये वैज्ञानिकों की तरफ से तय हुआ पूरे देश में। जो जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन वैज्ञानिकों का यही काम रहता है कि सभी फसलों के लिए वैरायटी के हिसाब से या उस क्षेत्र के हिसाब से वो RDF, रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइजर, निकालें कि कितना देना है। तो गेहूं की फसल के लिए तय किया गया कि 48-24-16 आपको पर एकड़ आपकी फसल में देना है। तो पर एकड़ 48-24-16 अगर देना है तो 48% उसमें नाइट्रोजन और 24% उसमें आपका फास्फोरस और 16% पोटास की मात्रा होनी चाहिए। अब हमारा जो जीरोन हमने आपको पीछे बैक में दिखाया ही है, जीरोन में होता है 16% आपका फास्फोरस, ठीक है, और हमको देना है 24%। तो 24% हमको फास्फोरस देना है, तो एक बैग में 8 किलो आपका फास्फोरस मिलेगा। तो हमने यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख दिया है, बुवाई के समय 3 बैग आपका जीरोन का उपयोग करना चाहिए।
और जहां पे आप जीरोन का उपयोग करेंगे वहां पे आपको एनपीके, डीएपी, इस तरीके के फास्फोरस वाला कोई भी खाद उपयोग में नहीं लेना। तो 3 बैग आपने ये ले लिया। एमओपी के लिए 27 किलो आपने पोटास ले लिया और 25 किलो आपने यूरिया ले लिया। तो आपका बुवाई के समय वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। और आप उसकी गेहूं की बुवाई या तो ये मिला के बीज में कर सकते हो, या पहले ये फेंक फेंक सकते हो और बुवाई के लिए थोड़ा खाद बचा सकते हो, बीज में मिला के आप बुवाई कर। ये खाद जहां पे भी उपयोग करना है वो आपको बेसल डोज में ही करना है। फसल बोने के बाद जब उग जाती है तब आपको उसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि इसमें 5 पोषक तत्व हैं। ये मिट्टी के नीचे जब दब जाती है हर एक दाना, तो उसको न्यूट्रिएंट्स रिलीज होने में इजी होता है, बहुत आराम से रिलीज करता है। जैसे ऊपर जब पड़ा रहेगा तो उसको वो रिलीज, नीचे नीचे के भाग का न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएगा, ऊपर जहां तक हवा लगती रहेगी वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होने में उसको दिक्कत आती है, मॉइस्चर मिल नहीं पाता। फिर दूसरा, बचा हुआ यूरिया आप 2 भागों में डिवाइड करके आप उसको, बचा हुआ यूरिया आपको ब्रॉडकास्टिंग में देना। यूरिया का भी एक पद्धति मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई यूरिया डाल के उसके बाद फिर पीछे से पानी चला देते हैं। तो ये पद्धति गलत है। आप लोगों को यूरिया अपने खेत में पहले पानी डालना चाहिए। जैसे फसल 25 से 30 दिन की हो जाए आप उस फसल को पानी दे दीजिए। जब उसमें नमी इतनी हो जाए कि आपका पैर रखने पे उसमें मिट्टी में अंदर नहीं जाए, फिर आपको यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग कर देनी चाहिए। तो वो यूरिया नाइट्रोजन की एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ा देती है। जब आप यूरिया पहले देते हो और पानी बाद में पानी छोड़ देते हो, तो वो यूरिया लीच होके इतना अंदर चला जाता है कि वहां तक रूट होती ही नहीं पौधे की, तो वो वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए सभी किसान भाई यूरिया पानी देने से पहले नहीं डालें। फिर हमारा एक बहुत अच्छा उत्पाद आता है एमिट्रॉन करके। ये 25 अमीनो एसिड्स का मिश्रण है। और इसमें जब फसल आपकी 35 से 40, 50 से 55 दिन के बीच की होती है, तो उस टाइम पे अगर आप इसका स्प्रे करें, तो उस टाइम पे कैसा होता है कि बहुत क्लाउडी भी रहता है, कई बार 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक धूप नहीं निकलती है। तो उस टाइम पे आपका फोटोसिंथेसिस क्रिया बराबर नहीं हो पाती। तो उस टाइम अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये काफी हद तक पौधे में सुधार करेगा उस टाइम, और उसका भोजन बनाने की प्रक्रिया रुकने नहीं दे। भोजन बनाने की प्रक्रिया चालू रहेगी और आपको उसका काफी ज्यादा लाभ। बोरान चूंकि इसमें 0.2% है, फिर भी जो हमारे अच्छे किसान भाई हैं अगर सही डोज डालना चाहते हैं तो बोरान का ये 250 ग्राम, इसी एमिट्रॉन में 250 ग्राम बोरान मिला के स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि गेहूं को जिंक बहुत ज्यादा चाहिए। जिंक लविंग क्रॉप इसको बोलते हैं, गेहूं को और धान को जिंक की आवश्यकता बहुत होती है। और ये आप ऐसे पता कर सकते हो, जब आपकी फसल खेत में खड़ी हो और पत्ती के ऊपर धारी वाले स्पॉट आए, ब्राउन कलर के, ब्राउन मतलब भूरे कलर के धारी वाले स्पॉट आने चालू हो, लाइनें बननी चालू हो बारीक बारीक, तो आप समझ लो इस फसल में जिंक की कमी है। और ये गेहूं की फसल में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जी। तो आपको यहाँ पे हमने जिंक जीरोन की तरफ से थोड़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक हमारा बहुत अच्छा उत्पाद है जिंटा विक। ये 0.5 ml 1 लीटर पानी में डालना पड़ता है। तो इसलिए 100 ml में ही ये 1 एकड़ में हो जाएगा। आप इसका एक बार स्प्रे करेंगे तो आपको जिंक की बिल्कुल भी डिफिशियंसी नहीं होगी। और आपका जब आप गेहूं निकालोगे तो आप जब मंडी में ले जाओगे तो वो ट्रॉली एक अलग तरीके की शाइनिंग, उसका क्या अ, बात। रंग रूप आपको एक अलग तरीके का देखने, ये हमारा देखा हुआ है। आप लोग भी इस बार इसको डाल के जैसे मैंने बताया करके देखो, तो आप खुद हमको ट्रॉली के फोटो भेजो। ये कितने दिन की अवस्था में डालना इसके चाहिए? बाद जो हमारे किसान और भी ज्यादा उन्नतशील किसान हैं, तो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है तो वो भी उसका उपयोग भी समय समय पे कर सकते हैं। जैसे 1919 हमारे मैक्सिमम किसान भाई उपयोग करते हैं। ये 1:1:1 के रेशियो में होता है। एक भाग नाइट्रोजन का, एक फास्फोरस का, एक पोटास का, ऐसे रहता है।
तो इसका उपयोग कर सकते हैं, 1261 का उपयोग कर सकते हैं। और अगर पोटास किसी किसान को कम मिली है या वो डाल नहीं पाया, तो लास्ट में 13,045 या 0,050 का उसको उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब एक बहुत ही रोचक स्लाइड हमने यहाँ पे रखी है किसान भाइयों, और पिछले हमारे वेबिनार में अगर इसमें से कुछ किसान भाई ने ज्वाइन की होगी, जो मैंने पिछली की थी, उसमें भी ये स्लाइड मैंने दिखाई थी, और आज पुनः पुनः फिर रिपीट कर रहा हूँ, और जो नए लोग आए हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करूँ। ये एक मैंने स्लाइड बनाई है, जो हमारे किसान भाई डीएपी के साथ खेती करते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में वो हर एक फसल में डीएपी डालते हैं। मैंने काफी किसानों से, क्योंकि मैं तो भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में किसानों से मिला हूँ और अभी भी रेगुलर मिलता रहता हूँ, तो मैंने ये देखा कि हमारे किसान भाई फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों दोनों का उपयोग 50 से 100% तक ज्यादा करते हैं। जहाँ पे 10 किलो की आवश्यकता है, 20 किलो डालते हैं। और फास्फोरस ज्यादा डालने का वही परिणाम है कि हमारी जमीनें धीरे धीरे बहुत कठोर होती जा रही। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने 3 बैग डीएपी प्लस 20 किलो, वो 1 बैग डीएपी के अगेंस्ट में 3 बैग जीरोन और 20 किलो यूरिया का कंपेरिजन रखा। 1 बैग डीएपी का 1350 किलो का आता है, जो सब्सिडी वाला रेट है, आज की डेट में भी अभी मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट में प्राइस जहाँ हमने लिखा है टेबल के नीचे, 1350 बैग का डीएपी अगर हम लें और 3 बैग जीरोन के लें, जो 635 रुपए जीरोन की एमआरपी है, और प्लस 20 किलो यूरिया लें, तो 2321 रुपए इसका टोटल आता है दोनों चीजों का। तो यहाँ पे हमने 971 रुपए ज्यादा किसान भाई ने 1 एकड़ में खर्च किया, अगर ऐसा डोज डाला जो मैंने बताया। और उसको क्या क्या मिल गया? उसको मिल गया आपका, देखिए, एडिशनल, मतलब जैसे अगर 3 बैग उसने डाले और 20 किलो यूरिया डाला, तो 0.2 kg उसको नाइट्रोजन ज्यादा मिला। 1, 2, 3, 4, 5वें कॉलम में देखो आप, 5वें कॉलम में ये लिखा हुआ दिखाई देगा, 0.2 एडिशनल न्यूट्रिएंट्स के नीचे 1 किलो उसको फास्फोरस ज्यादा मिल जाएगा। क्यों, कैसे? डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, 1 बैग में कितना हुआ? 23। 3 बैग अगर उसने जीरान लिया तो कितना मिलेगा? 8 किलो के हिसाब से 24। तो 1 किलो उसको फास्फोरस ज्यादा मिल गया। 16.5 kg उसको सल्फर ज्यादा मिल गया। 28.5 kg उसको कैल्शियम ज्यादा मिल गया। 750 ग्राम उसको जिंक ज्यादा मिला, और 300 ग्राम उसको बोरान ज्यादा मिला। तो ये सब एडिशनल तत्व उसको जो मिले, अगर इसका हम टोटल निकाल लें कि जो बाजार भाव पे, अगर इसका हम टोटल करें, तो 2180 रुपए का उसको 1 एकड़ में न्यूट्रिएंट्स हमारे किसान भाई को या उसकी फसल को ज्यादा मिल गया। तो 2180, यहाँ उसने खर्चा ज्यादा कितना किया था? 771। अगर उसको माइनस करें तो पर एकड़ उसका 1209 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। अगर कोई, आप देख लीजिए, अगर 10 एकड़ का आप गेहूं लगा रहे हो, तो आपको 12,000 रुपए का वही फायदा होगा। साथ में आपका जो उत्पादन निकलेगा वो डीएपी से काफी अच्छा ज्यादा निकलेगा, और जो उत्पादन की गुणवत्ता आएगी, वो गुणवत्ता का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जब आप उसकी रोटी खाओगे तो आपको थाली में लगेगा कि हमने कोई इस तरीके की गेहूं की बनी हुई रोटी खाई है, जिसमें कुछ अलग से, जिसमें कुछ अन्य चीजें पड़ी, ये आप फील होगा आप, और शरीर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। शरीर मंडी में भाव जो भी तेल की ज्यादा कमी मिलेगा? होती है। सचिन जी, क्या बोल रहे हैं आप? मंडी में भी भाव थोड़ा ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी इससे। राइट, राइट। मैं उसी पे आ रहा हूं कि जब आप अपनी ट्रॉली भर के और मंडी में जाएंगे, तो हमारे किसान भाई एक बार ये कह सकते हैं कि हमको इस ट्रॉली का 50 रुपए ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमने इसको जिंक और बोरान से ट्रीटेड किया है, फोर्टिफाइड किया है। ये जिंक और बोरान फोर्टिफाइड है,
इसलिए हमको इस ट्रॉली का, इस गेहूं का 50 रुपए ज्यादा चाहिए। तो ये एक स्लाइड को समझाने का हमने कोशिश किया, और बहुत सारे हमारे किसान भाई इसका, इस स्लाइड को समझ के प्याज में, आलू में, सोयाबीन में, आपका मूंग में इसका उपयोग उसी तरीके से करते हैं जैसे हम बताते हैं। हमारे पास मालवा एरिया के कम से कम नहीं तो 1,000 किसानों के डायरेक्ट फोन आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हमको सुन भी रहे होंगे जो फोन करते हैं निश्चित रूप से। तो ये एक हमारे किसान भाइयों के खेतों पे आजमाया हुआ ये डोज है। ये खाद तो उन्होंने पहले ही देख लिया था, लेकिन जो डोज हम बता रहे हैं ये उनके उनको आजमाया हुआ। दूसरी बात हम यहाँ पे एक और कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट है कि हर एक फसल का डोज अलग होता है। इसलिए जब भी आप कोई फसल लगाने जाते हैं, वैसे तो हम कोशिश करते हैं फेसबुक के माध्यम से, हमारे इस टाइप के हम ये लीफलेट्स फोल्डर आप लोगों के हाथों में पहुंचे होंगे, ऐसे हम हर एक क्रॉप के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपके पास वो जानकारी नहीं पहुंच पाए, तो आप कहीं ना कहीं से हमारा नंबर लेके या हमारा कंपनी का कस्टमर केयर नंबर लेके आप जरूर उस फसल को लगाने से पहले जानकारी लें, जिससे कि आपका जो एक एक रुपया आप लगाते हो अपने खेत में, वो पूर्णतः उसका फायदा आपकी फसल को मिले। सचिन जी पहुंचा देते हैं भाई जानकारी। हार्वेस्टिंग की हम बात करेंगे, तो हार्वेस्टिंग के लिए जो रेनफेड एरिया वाली जो फसलें हैं वो तो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन जो इरिगेशन वाली क्रॉप जो लगाते हैं हमारे किसान भाई, तो जैसे मैंने बताया कि 6 पानी देना बहुत आवश्यक होता है जब जब आपका दाना पक रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको उसको पानी देना बहुत आवश्यक होता है। जब दाना पक रहा होता है तो उस टाइम पे आपको पानी देके, और फसल का डंठल जब सूखने लगे तो उस टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। और फिर हार्वेस्टिंग करके, अभी तो बहुत मोस्टली लोग अपना हार्वेस्टर से ही कराते हैं, तो दाना अलग निकल आता है, भूसा अलग चला जाता है। नहीं तो पहले जो जब हार्वेस्टिंग करते थे, हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ दिनों तक वो धूप में उसको रखते थे, और फिर थ्रेशर से उसका ग्रेन्स अलग करते थे और स्ट्रॉ अलग करते थे। तो गेहूं में आपका वीट ग्रेन जो है 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर तक का आपका एवरेज पैदावार है। लेकिन आजकल हमारे किसान भाई इससे काफी अच्छा पैदावार ले रहे हैं, और वो उसको और अच्छा बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा अगर उपाय करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को हमको मालूम है कि वो 50 क्विंटल 55 क्विंटल तक भी जाते हैं। तो स्टोरेज, जो आपका गेहूं निकलता है उसको सही टेम्परेचर पे आपको सुखा के और फिर स्टोरेज करना चाहिए। स्टोरेज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें इस तरीके की कुछ मेडिसिन डालें या कुछ नीम की पत्तियां डालें, मॉइस्चर उसके अंदर नहीं जाए, जिससे कि वीवर्स वगैरह नहीं लगें और स्टोरेज सही ढंग से हो रहे। अब जैसे मैंने आपको अभी बीच में बताया था, ये जो पहला उत्पाद आप देख रहे हो एमिट्रॉन एल, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 45 से 50 दिन पे आपको इसका स्प्रे करना है, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स का मिश्रण है। और जो किसान भाई हमारे यहाँ पे, हम चूंकि ये गेहूं की वेबिनार है, फिर भी हम थोड़ा बता दें, हमारे गेहूं और चना एक साथ ही हमारे किसान भाई लगाते हैं। उनके 10 एकड़ में पानी ज्यादा अच्छा होता है तो गेहूं लगा देते हैं, 10 एकड़ में पानी कमजोर होता है तो वहां पे चना लगा देते हैं। फ्लावरिंग के समय पे चने पे भी ये इसके मिरेकल्स जैसे रिजल्ट आए, अद्भुत रिजल्ट है। आप ये फ्लावरिंग के समय पे चने पे भी इसका एमिट्रॉन का उपयोग बोरान के साथ में आप करोगे, तो झाड़ के नीचे बैठ के गिन लेना, जहां नहीं डाला होगा वहां आपको अगर 50 गिरे हुए फूल मिलेंगे, तो जहां पे ये डाला होगा वहां पे 10 से 15 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये आप झाड़ के नीचे बैठ के गिनना, चने का झाड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, उसके नीचे बैठ जाना, एक एक फूल काउंट कर लेना, आपको तब विश्वास हो जाएगा हमारी बात पे कि जो हमने बात बताई वो सही है कि नहीं। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें कोई इस तरीके के केमिकल्स वगैरह नहीं है, और हेल्थ हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो इसका उपयोग आप लोग इस बार चने गेहूं में अवश्य करें। और जो लोग बोरान पाउडर के रूप में नहीं मिलाना चाहते हैं, वो बोट्री करके हमारा प्रोडक्ट आता है, ये 10% इसमें बोरान रहता है, बोट्री। तो इसको
0.5 आधा ml से 1 ml पर लीटर पानी में मिला, इसी के साथ मिला लें अपना एमिट्रॉन के साथ में, और उसका छिड़काव करो। दोनों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, खर्चा आपका बहुत कम होगा और फायदा उससे 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स। फिर एक जो हमने जिंक के लिए आपको उत्पाद बताया था, जिंटाविक, ये बोतल हमारे किसान भाई जब कभी खरीदें, मैं जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुने, इसका वजन देखना आप हाथ में पकड़ के कि ये जिंटाविक ऐसा प्रोडक्ट है, 39.5% इसमें जिंक है लिक्विड रूप। तो जब आप बोतल पकड़ते हो तो उसमें ऐसा लगता है कितना वजन है इसके अंदर। कल हमारा एक मीटिंग था खंडवा में, हमने कुछ लोगों को ये बोतल दिया तो उन्होंने बोला सर इसके अंदर है क्या, कितना वजन। तो ये बहुत अच्छा उत्पाद है। और जिंक जो है, जहाँ पे जिंक लविंग जो क्रॉप्स हैं उनके लिए आपको इसको जरूर उपयोग में लेना चाहिए। गेहूं में इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। जो जो लोग गेहूं वगैरह में स्प्रे ड्रोन वगैरह से कराते हैं उनके लिए तो ये रामबाण चीज है। आप पूरा 100 एकड़ में गेहूं लगा 100 एकड़ में कराओ, 50 एकड़ में लगा 50 एकड़ में कराओ। मैनुअल उससे इतना संभव नहीं हो पाता। इसी तरीके से कैल्ट्री हमारा प्रोडक्ट है, जो कैल्शियम, जहाँ पे जो कैल्शियम वाली बहुत ज्यादा कैल्शियम चाहिए रहती है, तो वो आप उपयोग कर सकते हो। 11% इसमें आपका कैल्शियम है। ये जो पाउडर बताया हमने, बोरान पाउडर वाला है, ये बहुत ही रियो टिंटो करके कंपनी है, वो बहुत ही फेमस कंपनी है वर्ल्ड की, और हम सारा उत्पाद हमारा वहीं से मंगाते हैं। सबसे ज्यादा हम उनका कंजम्पशन यहाँ पे करते हैं। और जीरॉन में भी जो हम बोरान का उपयोग करते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी का यही बोरान हम उपयोग करते हैं। एक आपको बहुत ही हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये जलगांव कृषि विज्ञान केंद्र का स्लाइड है। ये जलगांव कृषि विज्ञान केंद्र का स्लाइड है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये गेहूं जो है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं था वहां फील्ड पे, केवल गेहूं का सोइंग किया गया पानी डाल के, और अगर दिया होगा तो एक पानी और दिया होगा। तो हमने वहां पे एक मतलब हमारा डेमो दिया था कि अगर मान लीजिए हम रेन फेड एरिया में जहाँ पानी नहीं है वहां पे अगर हम जीरॉन डालें तो क्या होगा। तो वहां पे वैज्ञानिकों ने ये हमको डाटा निकाल के दिया जो बहुत एक्साइटिंग डाटा है। उन्होंने इसके चार भाग में इसको स्टडी किया। उसकी हाइट देखी, नंबर ऑफ पेनिकल्स देखे, नंबर ऑफ ग्रेन्स देखे पर पेनिकल्स, और नंबर ऑफ टिलर्स देखे, फुट नीचे से जो फुट होती है वो देखी। तो आप देखिए कि जहां पर जीरॉन डाला गया था और जहां पे जीरॉन नहीं डाला गया, उनमें आप टिलर्स में ही देखो, आपको 3-3 4-4 टिलर्स का डिफरेंस है। नंबर ऑफ ग्रेन्स में करीब 4-4 5-5 ग्रेन्स का फर्क है। तो अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करके एकड़ में निकालोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। और ये वैज्ञानिक की रिपोर्ट है, उन्होंने हमको हमारी रिक्वेस्ट पे भेजी, हमने उनको केवल स्टडी करने के लिए दिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम एक छोटा सा आपको शेयर कर देते। तो ये प्लॉट है एक्चुअल, ये देखिए। हाँ, ये आलू का तो हमारा यहाँ इंदौर का ही है, ये फार्मर फील्ड का है। तो इन्होंने भी, ये किसान ने भी हमारे 16% ईल्ड में इजाफा लिया। और उसकी क्वालिटी ऐसी कि वो क्वालिटी का आलू अब घर में, मैंने खुद 40 दिन तक घर में रखा वो आलू लाके, और उसमें ब्लैक स्पॉट नहीं आया, स्किन खराब नहीं हुई। जैसे आलू लाओ घर में 4-5 दिन में तो स्किन खराब हो जाती है, उसका छिलका बिल्कुल काला नहीं पड़ा। तो ये कैल्शियम उसमें होने से की वजह से कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको यहाँ आज ऑनलाइन ये सब चीजें आप बता रहे हैं, ऐसे हम फिजिकल भी आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। ये अभी हमने ये पिछले वीक ये मीटिंग की, हमारी करीब 400-500 किसानों की मीटिंग नासिक में रखी थी, और वो प्याज के ऊपर रखी थी। प्याज फसल में पोषक प्रबंधन कैसे करें। तो ये सब बड़े बड़े किसान हैं वहाँ पे, नासिक एरिया के क्षेत्र। तो काफी अच्छा सेशन रहा, बढ़िया क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिया। इसमें करीब 20% किसान ऐसे भी थे जो पहले से जीरान का उपयोग करते थे, और लोगों ने उनकी भी बातें सुनी। तो आपस में सारी चीजें शेयर हुई। जब आपस में एक दूसरे से चीजें शेयर होती हैं
तो एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसलिए अगर हमारे कोई किसान भाई अच्छी कोई चीज कर रहे हैं तो दूसरे 5 किसान भाइयों को बताना चाहिए कि हम ऐसे अच्छा काम करें। ये भी उसी सोलापुर एरिया का है। तो इसी के साथ अ, इसको यहीं पे विराम देते हैं, और आगे फिर मैं कमांड जो है सचिन भाई को दे देता हूँ, जी जी जी। और उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे की अपनी धन्यवाद। मीटिंग की जो कार्रवाई है आगे चलाएं। धन्यवाद थैंक यू। प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बहुमूल्य जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को। हमारे कुछ किसान साथी प्रश्न के लिए हैंड रेस कर चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी किसान भाई प्रश्न के लिए पूछना चाहते हैं हमारे चौहान साहब के साथ, पांडे जी के साथ, वो यहाँ पर हैंड रेस कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं प्रगतिशील कृषक डॉक्टर योगेंद्र कौशिक जी को। कौशिक जी आए और अपना परिचय दें आप पहले। उज्जैन जिले के प्रगतिशील कृषक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अवार्ड प्राप्त किए जा चुके हैं, और गेहूं के लिए ये एक आइकन फार्मर हैं हमारे बीच में। कौशिक जी आइए, आपका स्वागत है। जी नमस्कार साहब सचिन जी। जी नमस्कार। सचिन जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सचिन जी सबसे पहले तो मैं आपको कृषक जगत को साधुवाद देता हूँ जी धन्यवाद। कि आपने इतनी बढ़िया बहुमूल्य जानकारी हम किसानों तक पहुंचाई। इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। जी। अभी जो जानकारी दी जा रही थी, जैसे हम्म ये बता रहे थे भाई साहब के 7 6 5 या 6 पानी का, तो हम्म अपने मालवांचल में जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर हम सूखे में बोनी करते हैं, हम्म। खेत को तैयार करके जोत करके, इन्होंने जिस विधि से बताया, आजकल हम तो रोटावेटर से उसकी मिट्टी को इतना भुरभुरा बना देते हैं कि वो जी सूखे हाँ। में एक एक दाना उसका जर्मिनेट हो जाता है। तो जी। उसके लिए जरूर अपने को 5 पानी या 6 पानी की जरूरत कह सकते हैं। बाकी जो पलेवा करके बोते हैं उसमें तो 4 पानी ही अपने मालवा के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। क्राउन रोड जब डेवलप होती है 20-22 दिन में, फ्लैग स्टेज पे, मिल्किंग स्टेज पे, इस प्रकार से हम ये अगर करें तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि इन्होंने बताया, अब अपने यहाँ तो मालवे में टेम्परेचर का तो कोई किसानों के पास रहता नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में खोपरे का तेल कांच की शीशी में जम जाए, वो गेहूं के लिए अच्छा समय हो जी। जाता है बोने के जी लिए। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। सचिन जी भाई साहब, मैं ये बताऊंगा कि भाई साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। जी। अ, उसमें उस साथ साथ मेरा यूं कहना है कि गेहूं के लिए समय का अपना महत्व है, और उससे भी अधिक बीज का महत्व है। किसान जी बीज और अनाज का अंतर नहीं समझेगा जब तक अच्छा उच्च उत्पादन नहीं ले पाएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, तो बीज का सचिन जी अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी जी। फिर समय, समय के साथ बीज की गहराई, फिर हमारा बीज दर, और बीज को उपचारित करने के लिए शायद इन्होंने कोई नहीं बताया, या शायद मैं नहीं समझ सुन पाया हूँ। बीज को, गेहूं को उपचारित करके अगर बोएंगे तो हाँ। हमारा जो भूमि जनित रोग है उससे हम बचाव कर सकते हैं। पांडे जी, कौशिक जी का कहना है कि जैसे आजकल कई केमिकल से तो भूमि बीज को उपचारित किया जाता है, हाँ कुछ हाँ हाँ। न्यूट्रिएंट से भी उपचारित किया जाता है जिससे कि रोगों का प्रकोप कम हो। जी तो जी। कोई ऐसा न्यूट्रिएंट आपके पास है जिससे उसको बीजोपचार किया जा सके, और जिससे किसानों को कम लागत में आगामी रूप से बड़ा फायदा मिल सके? जी जी बहुत सही है सर। जी। दूसरा एक ये एक कि, मिनट, ये प्रश्न का जवाब ले लेते हैं अपन पांडे हाँ जी से। हाँ हाँ हाँ। जी पांडे जी, अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ जी। तो डॉक्टर योगेन जी का बहुत
अच्छा सवाल भी है और सुझाव भी है, दोनों जी चीजें हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। अ, नमस्कार। देखिए, किसी भी फसल में, गेहूं में नहीं, किसी भी फसल में बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। जी क्योंकि जी उससे जी कैसा होता है कि जब आप किसी अच्छे फंगीसाइड से किसी भी जी बीज को उपचारित करते हैं, जी तो जब वो बीज अपने नए पौधे के स्वरूप में आता है, जी तब जी तक उसको प्रोटेक्शन मिल जाता जी 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 है। तो इस तरीके की आर्यम फॉस्फेट के पास कोई इस तरीके की उपचारित वाली चीज नहीं है, केमिकल नहीं है। लेकिन जी हमारे ज्यादातर किसान भाई, हमने देखा है कि बीज उपचारित करके ही बोते हैं। अगर जो नहीं बीज उपचारित करके बोते हैं, तो उनको बीज उपचारित करके बोना चाहिए। बोलना गेहूं चाहिए। का नहीं, हर एक फसल। तो हर एक उससे क्या फसल। होगा कि आपका 30 दिन तक वो प्रोटेक्शन देता है जी पौधे को, तो बीमारियों से बचाता है। आगे पौधा फिर अपने आप में इतना सशक्त हो जाता है कि वो बीमारियों से अपना बचाव खुद कर लेता जी बिल्कुल जी ठीक बात। और बहुत है। कम दूसरा एक, खर्चे में बीज उपचार हो जाता है। हाँ, जी दूसरा जी एक जी शायद आपने और क्या बोला था, एक इरिगेशन का। तो हाँ इरिगेशन में आपका कहना सही है, मालवा की ब्लैक कॉटन सॉइल है, जी भारी मिट्टी है, हाँ और इसमें मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज्यादा है। जी तो 6 पानी मैक्सिमम हमने बताया है कि जहाँ पे सैंडी सॉइल रहती है, जो वाटर होल्डिंग नहीं कर पाती है, जी और जी वहां पे भी लोग अच्छी अच्छी फसल लेते हैं। जैसे कि जी आप चले जाओ यूपी के कुछ एरिया में, जहाँ पे सैंडी सॉइल रहती है, हरियाणा पंजाब में, हाँ। तो वहां पे उत्पादन ज्यादा लेते हैं, तो वहां पे पानी की आवश्यकता, इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन बढ़ाने। मैंने सर 4 इरिगेशन में 99.20 क्विंटल पर हेक्टर यील्ड लिया है। बिल्कुल, उज्जैन की तो मिट्टी ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्योंकि हमारे कौशिक जी हाँ, की भी फितरत ऐसी है। जी, सब सचिन जी से 92 सीखा है क्विंटल सर। प्रति हेक्टर हाँ बहुत 90 काबिले तारीफ है। 99 कमल पटेल जी ने आपके समक्ष ही मेरे बेटे को दिया था, जी हाँ जी हाँ। जो अब कमल इस पटेल दुनिया। से तो मैं उनके, कमल पटेल जी के तो मैं खेत पे होके आया हूँ। जी जब आप। अभी 3 साल पहले कमल पटेल जी के मैं खेत पे गया था, उस समय मैं दूसरी कंपनी में काम करता था। तो हम वहां पे गए थे, हमने एक प्रोग्राम भी किया था कमल जी के यहाँ। मेरा आग्रह है कि आप सचिन जी दोनों एक बार मेरे खेत पे भी पधारें, शायद आपके पैर पड़ने बिल्कुल से मेरा उत्पादन 3 आंकड़ों में आ जाए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे कौशिक पैर जी, रखने के मैं लिए चाहता हम हूँ थोड़ा सा आप। आप अपना परिचय भी दे दें, उज्जैन जिले में कौन से ग्राम से मैं हैं और कितने एकड़ में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं अभी। मेरा नाम योगेंद्र कौशिक है, और धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मेरे को डॉक्टरेट दिया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कृषि कर्मण अवार्ड भी दिया है। गेहूं का उत्पादन 95 कुंटल 32 किलो प्रति हेक्टर, इंदौर की ही वैरायटी 8663 जो पोषण के नाम से है, जी उसमें मेरे को मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा ने मेरे को फेलोशिप दे रखी है। और सचिन जी, अभी मैं एक यहाँ मीटिंग छोड़ के आया हूँ, मैं पालनपुर में हूँ अभी। मिलिट्स पे एक नेशनल सेमिनार चल रहा है, उसमें मेरा लेक्चर था। क्या मैं बात। लेक्चर हो गया है, पर 4 बजे मेरी बैठक खत्म हो गई, तो मैं जी यहाँ आ गया हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आप पालनपुर से हमारे साथ पालनपुर कहाँ, जुड़े। हिमाचल में आप हैं अभी इस समय? नहीं नहीं, वो पालमपुर है, ये पालनपुर गुजरात, गुजरात कठीवाड़ा। में? गुजरात। अच्छा अच्छा। ये सरदार कृषि नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात का है ना। जी 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 जी। यहाँ 3-4 यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं, और माननीय गवर्नर साहब भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए प्राकृतिक हैं। खेती पर आधारित है कार्यक्रम। चलिए, हाँ आपके मधुर वचन सुन के हम बहुत लाभान्वित हुए, और अच्छा आपने कौशिक भी साहब, हमारा प्रोग्राम देखा। कितने जी। एकड़ में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं अभी। अभी मेरे पास 22 एकड़ है सर। 22 एकड़ में। और क्या गांव का नाम आपका बता दें, ताकि जब भी पांडे जी या हम बनाए कार्यक्रम तो उन्हें भी याद रहे मेरा या उस तरफ हो जाए। ग्राम अजड़ावदा, तहसील वड़नगर, जिला उज्जैन। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आप पालनपुर से जुड़े जी और जी कार्यक्रम को आपने सार्थक बनाया। जी अब जी। मैं वे आमंत्रित करता अब हूँ अभी हरीश। वे 1 मिनट एक और कहना है कि जी पांडे जी ने बोली सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट बताए, पर माइक्रोराइजा भी
गेहूं में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। माइकोराइजा का इसमें कहीं उल्लेख नहीं आया ऐसा। इनफैक्ट वो स्लाइड में था, हाँ वो थोड़ा मिस हुआ है। हमारी हाँ, स्लाइड में माइको राजा था, आपका एमीट्रॉन के बगल में ही था। तो अच्छा अच्छा। हम शायद दूसरी कुछ बात करने लगे, उसमें वो माइको राजा मिस हो गया। हाँ वही तो तो मैंने आपका, कहा। हाँ, आपका कहना सही है कि माइको हाँ राजा का हाँ बहुत बड़ा रोल आज की हाँ। डेट में सभी फसलों में है, और गेहूं में तो बहुत ज्यादा है। पांडे जी, मैं तो ये कहूंगा कि आपने जो बीज दर बताया ना, 100 से 125 किलो प्रति हेक्टर, जी मैं तो इस बार मैंने सारे गेहूं बिलो 20, मतलब 90 किलो 85 किलो प्रति हेक्टर के ही बीज दर से बोया है। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखिए, मैंने 25 किलो प्रति हेक्टर में भी 99.20 क्विंटल प्रोडक्शन लिया। IIWBR करनाल की एक वेराइटी 187 का, जी जी। तो DBW 187। हाँ, तो जिस वैरायटी में थोड़ा सा टिल्डिंग ज्यादा होता है, वो हाँ, करेक्टर अगर उनका ऐसा है, तो निश्चित रूप से आप सीड रेट 20% कम कर सकते हैं। मेरा यहाँ पिछले वर्ष में 17 प्रजाति के गेहूं लगे थे। और इस बार भी भगवान महाकाल ने चाहा तो 17-18 प्रजाति के गेहूं लगे हैं। थोड़े थोड़े हैं, भले ही वो 1-1 2-2 किलो हैं, पर सारे हैं सर। तो कौशिक हम साहब आपके यहाँ अपना, निश्चित रूप से आएंगे सचिन जी के साथ में। और जी हम जी ये चाहेंगे अगले साल से आप भी मतलब जिंक और बोरान वाला जीरॉन डाल के और अपनी फसल में लाभ कमाएं। जी जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद कौशिक जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, सचिन जी भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद। जी मैं बता दूं आपको कि कौशिक साहब कृषक जगत के शायद 40 साल से अधिक पुराने पाठक हाँ हैं। हाँ, 50 साल, 45 साल, 50 50 साल साल हो मतलब गए। मेरी उम्र से भी ज्यादा पुराने पाठक तो यही तो मैंने कहा कि कृषक जगत ने ही सिखाया है मेरे को। हैं। जी, आपका बड़प्पन है ये। चलिए अगला बहुत बहुत अगला धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता जी हूँ हरीश जी को। हरीश जी आए, अपना प्रश्न करें। हरीश जी अनम्यूट कर लें आप अपने आप को, या करण जी आप आ हाँ जाएं जब तक। हाँ हाँ जी, नमस्कार। जुड़ गया हूँ मैं। अच्छा, हरीश जी जुड़ गए। जी हरीश जी अपना हाँ जी, परिचय देते हुए प्रश्न करें। बस हरीश गंगराड़े बोल रहा था मैं, खरगोन से, खरगोन जी डिस्ट्रिक्ट सिवना से। जी जी जी। एक जानकारी लेना चाह रहा था मैं कि हम लोग जैसे बोनी, हमारे यहाँ हल्की भारी सभी जमीन है। हल्की जमीन में हम गेहूं करीब 40 किलो के लगभग ही डालते हैं, और भारी में 70 किलो। तो कहाँ तक सही है पहले तो ये, मतलब जो भारी जमीन है हम 70 75 80 किलो तक बो देते हैं उसमें। हरीश जी ये 70। अभी आप किसकी अनुशंसा को फॉलो कर रहे हैं? मतलब ये अब हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हल्की जमीन में 40, भारी जमीन है तो 70 किलो तक चल जाएगा। चलिए, आपके एकड़ यहाँ पीछे में। कृषक जगत आता है? तो कृषक माफी चाहूंगा, जगत, कुछ समय से बंद हुआ है, लेकिन शुरू करना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो पुरानी प्रतियां भी आप उल्लेख कर सकते हैं, उसमें विषय विशेषज्ञों के लेख हैं। और हाँ आप हाँ। अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। और अच्छा, कुछ खाद की जानकारी मात्रा भी हमारे जानना। पांडे जी, हाँ। जी नहीं, कुछ जानकारी हरीश जी, पांडे आपका जी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और आज के समय में किसानों को ये जानकारी होना चाहिए। मतलब हाँ हमने ये देखा है, जब हम किसानों के से मिलते हैं या उनके खेत पे जाते हैं, तो हम्म, हमारे किसान भाई निश्चित रूप से 20 से 30% तक गेहूं का बीज ज्यादा डालते हैं। अच्छा हाँ और उसी का रीजन ये होता है कि जो गेहूं में जो नीचे से फूट होनी चाहिए, वो फूट सही ढंग हाँ से नहीं हो पाती। हाँ हाँ आपने जहाँ 70 किलो गेहूं डाला है, आप हाँ। देखना कि उसमें फूट ही नहीं हो पाएगी। 1 2 फूट होने के बाद वो बस पौधा सीधा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा जगह नहीं मिलेगी फूटने के लिए। हाँ हाँ। तो ये आप क्यों डालते हैं, ये आज तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। मैंने बहुत किसानों से बात की, लेकिन वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा बीज ज्यादा डाल देने से अगर कम होगा, घर का बीज है, अगर कम भी होएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और फिर ऐसा कि पौधों की संख्या बढ़े, ये भी एक रीजन माना हाँ, जाता है कि तो अच्छी जमीन है तो वो। पौधों की ज्यादा संख्या बढ़ा लेने से आपका प्रोडक्शन कभी भी बढ़ेगा नहीं। हाँ हाँ क्योंकि हर एक पौधे को थोड़ा सा हवा नीचे से जड़ के रूट के उसमें चाहिए। तो इसीलिए जो दूरी तय की गई, भाई 15 से 22 ये रखनी चाहिए सेंटीमीटर। हम्म, तो लेकिन हम्म, वो दूरी वो रहती नहीं है, और पूरा हम्म। भराव हो जाता है।
नीचे, तो फूट नहीं हो पाती है, इसलिए आपका उसमें फिर जब फूट अच्छे ढंग से नहीं होती है, आपका बीज ज्यादा होगा तो दाना भी भरता है, वो बहुत उसमें वजन पैदा नहीं हो पाता। हाँ हाँ तो इसलिए आप बीज जो है जितना रिकमेंडेशन हो, जैसे हाँ हाँ सचिन जी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र है, या फिर आपके यहाँ कोई और एग्रीकल्चर कॉलेज है, या फिर आप कृषक जगत पढ़ो, दूसरी बुक्स पढ़ो, जो हम्म, एग्रीकल्चर में जितना बताया गया है, जैसे हमने बताया, एवरेज बीज जो है 40 से 45 किलो पर एकड़ से ज्यादा नहीं हम्म, डालना चाहिए। अगर 70 हम्म, किलो डाल दोगे, देखो 25 किलो ज्यादा बीज हो गया। बहुत हाँ ज्यादा। हाँ तो हाँ। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो अच्छा, ज्यादा आपको फायदा एक और देखो मैं जानना चाह रहा था कि ए- जैसे अपना महावीरा जीरोन है, जो जीरोन की मात्रा को भी कम ज्यादा करना होगी, मतलब उस अनुपात में, जैसे हल्की या भारी जमीन के लिए उसकी भी कुछ अनुशंसा है कि उसको कम ज्यादा लें, हल्की जमीन में कुछ ज्यादा या भारी नहीं। जमीन में कम? नहीं, हमने जो डोज तय करते हैं, वैज्ञानिक जो डोज तय करते हैं, वो 1 एकड़ के हिसाब से देखते हैं कि अगर आपने हाँ, गेहूं एक की एकड़। फसल लगाई तो उसको जी 24 किलो फास्फोरस देना है। वो आप जी। चाहे जीरोन से दें, चाहे डीएपी से दें, चाहे एनपीके हाँ से हाँ। दें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देना है और इससे कम नहीं। अच्छा तो अच्छा। इसलिए हम उसमें अनुशंसा करते हैं, 3 बैग आप जीरोन डालोगे तो आपको 24 किलो फास्फोरस मिल जाएगा, और साथ हम्म में जो और तत्व हैं वो एडिशनल आपको मिल हम्म जाएगा, जैसे जिंक है, बोरान है, हम्म कैल्शियम है, सल्फर है, और हम्म साथ में आपको 27 से 30 किलो पोटास मिलाना है। और हम्म यूरिया को जो भी आप 100 किलो 90 किलो जो यूरिया देते हो, वो हम्म 3 स्प्लिट डोज, ठीक है। एक साथ यूरिया का डोज कभी नहीं देना। जैसे बहुत सारे किसान भाई हाँ 25 से 30 दिन पे पूरा यूरिया डाल देते हैं, वो हाँ नहीं डाल वो हाँ नहीं हाँ डाल और हाँ। यूरिया को पानी देने से पहले नहीं डाल, पानी देने के बाद डाल। पानी देने के बाद ही डालें? हम्म। अच्छा, आजकल जो लिक्विड का है इसका भी स्प्रे वैसे ही होना चाहिए क्या, पानी मैं देने के बाद? हाँ, नैनो यूरिया का स्प्रे तो आप कभी नैनो नहीं कर यूरिया। सकते हो, लेकिन आप अगर मान लीजिए पानी देने से पहले करोगे तो हाँ, नाइट्रोजन उसमें रहता है, वो स्ट्रेस पैदा कर सकता है पौधे पे, थोड़ी नमी नीचे भी होनी चाहिए। ऐसा क्या मतलब, नैनो यूरिया भी पानी देने के बाद ही हाँ, कोशिश तो करें कि ज्यादा उसको उसका स्प्रे किया जाए? ज्यादा फायदा मिलेगा। तो रूट में बहुत नमी बहुत। होगी, पौधे को नीचे से नमी मिल रही होगी, तब आप हाँ पत्ती पे हाँ कोई भी चीज दोगे तो वो उसका फायदा बढ़ जाएगा। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर। सही जानकारी आपने दी। तो हरीश गेहूं जी, गेहूं की फसल एक आपने चीज और लगा ली या मैं, लगानी है? अभी बोनी शुरू हुई है, अब होगी। अब बोनी हमारी समझ लिए नेक्स्ट वीक से। अभी क्या कपास लगाया था आपने या सोयाबीन? सोयाबीन ही था। सोयाबीन। कपास की खेती नहीं कर पाए थे इस बार, तो सोयाबीन ही था खेतों में। अच्छा, दूसरा हरीश जी, अभी हमारे साथी किसान डॉक्टर योगेन कौशिक ने भी बताया था कि पहले हाँ आप हाँ। ये भी पता कर लें कि वो बीज है या सिर्फ गेहूं अन्न है जो आप लगा रहे हैं। सही नहीं। मायने में अगर आप बीज हाँ लगाएंगे तो कम बीज में भी आपकी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हाँ हाँ। तो जो नहीं, गेहूं। बीज का सिलेक्शन कर रहे हैं वो बहुत सोच हाँ समझ कर करें। और कई बार जैसा कौशिक जी बता ही रहे थे कि किसान अपने घर का गेहूं लगा लेता है, वो समझता है कि यही बीज है, तो हाँ हाँ उसमें थोड़ा गलतफहमी हो जाती है। तो आप हाँ हाँ सर्टिफाइड बीज लें, कृषि विज्ञान केंद्र से बीज लें, और हाँ हाँ। फिर उसके बाद उस नहीं नहीं, हम लोग अनुसार में ही गेहूं बीज। बीज ही लेते हैं, बेग ही मैक्सिमम वही वापरते हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। इसमें सचिन हाँ जी जी, एक पॉइंट थैंक यू। मैं बोलना चाहता हूँ। जी हाँ जी। एक्चुअली जो सीड रिप्लेसमेंट रेशो है, वो अभी भी इंडिया में वीट वाले केस में बहुत कम है। तो अभी क्या होता है कि सेम सीड का प्रयोग काफी फार्मर्स करते हैं अपने यहाँ पे, और वो कभी कभी ये ना सीड की मात्रा भी इसलिए बढ़ा देते हैं, वो सोचते हैं कि जर्मिनेशन कम होगा तो भी मेरा पर्याप्त मेरे खेत में प्लांट्स की संख्या आएगी। हम्म। मुझे मेरा इसमें ये कहना है कि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सीड ही होता है। अगर हमने सीड सही चुना तो बाकी जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है या क्रॉप प्रोटेक्शन है वो बाद में आता है। इसलिए जी। हमें गेहूं की बहुत अच्छी वैरायटी चुननी चाहिए, और हम्म। फॉर्चुनेटली इस समय गेहूं की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। तो इसमें हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा फार्मर से कि वो मतलब लालच ना करें। वो ये ना सोचें कि मैं अपने घर का सीड ही लगा लेता हूँ, क्योंकि वो उनको लगता है कि फ्री मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ रहा है, बट उससे बहुत बड़ा लॉस। जी। और बाजार में आज एक से एक बीज मिल रहे हैं जिनकी बिल्कुल। यील्ड भी बहुत अच्छी है। आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें, और फिर अगले वर्ष आपको अगर लगता है कि उसमें और आपके बीज में कोई अंतर है तो आप उस बीज पर जाएं। जी, करण जी, हाँ आप जी हाँ अपना जी सवाल करें। धन्यवाद हरीश हाँ जी। जी।
हाँ, थैंक यू, बहुत सही जानकारी मिली। ओके। जी करण पटेल जी, आप अपना परिचय देके सवाल करें। सर नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलें। सर नमस्कार। जी। सर मेरा प्रश्न था, मैंने महावीरा जुरान मूंग के समय डाला था, अच्छा रिजल्ट आया है। और जो जिनिटा पांडे वी जी, है, आवाज आ रही है? थोड़ा जोर से बोलेंगे करण जी, या फोन को अपने धीरे पास आवाज आ ला रही के। है। थोड़ा तेज बोलिए। सर जो मैंने महावीरा जुरान डाला था मूंग के समय में, अभी पिछले साल गर्मी की बुआई होती है मूंग के समय। नहीं करण जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग, बहुत धीमे आवाज आ रही है, फोन आप अपने मुंह के पास लाके बात करें। सर आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है आवाज। सर चालू है मेरा, तो अनम्यूट सब म्यूट करा हुआ है। हाँ बोलो, तेज, आप तेज बोलो। सर मैंने महावीरा जुरान डाला था मूंग के समय में, अच्छा रिजल्ट आया उसका मेरा। और जो आपका जिंटवा है, जिंटिवा, वो यूरिया के साथ कोटिंग जिंटाविक। करके, हाँ जिंटा वी, हम्म। वो यूरिया के साथ कोटिंग कर सकते हैं क्या? कोटिंग कर सकते, डाल सकते हैं क्या? नहीं, आपका करण जी नाम है ना? तो करण जी, जी आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि जिंटाविक जो है वो यूरिया में लेप बना के उसके ऊपर चढ़ा के डाल सकते हैं, ऐसा क्या? जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं डाल सकते। आप इसको जो है स्प्रे ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है और इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। 39.5% मैंने आपको बताया था। तो आप इसका स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिले, उसके साथ नहीं डालें। और कोई प्रश्न आपका? जी। करण जी, कहाँ से हैं आप? करण जी, आप कहाँ से हैं? सिराली से, हरदा सिराली। अच्छा, अच्छा। सिराली हरदा से हैं करण जी, हमारे साथ जुड़े हैं। जी धन्यवाद करण जी। शैलेंद्र जी झाला, आप अपना प्रश्न करें। जी झाला जी, अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अच्छी आपने वेबिनार रखा और बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली। जी और खैर मैं तो आपके हर वेबिनार अटेंड करता हूँ। मुख्य प्रश्न पर आता हूँ। आदरणीय सर से मेरा है, जो पहले से ही मैंने सोचा हुआ था, कि जो जिंक का आप बता रहे थे, बहुत जिंक लविंग को आप बताते हैं वीट को, तो जिंक का डोज, बेसल डोज देना चाहिए, फोलियर स्प्रे में देना चाहिए, या दोनों विधि से देना चाहिए, किसी विधि से देना ज्यादा अच्छा रहता है? सबसे अच्छा जिंक का अप्लाई करने का तरीका क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। बिल्कुल। झाला जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं शैलेंद्र सिंह झाला, जिला पालखंडा गांव से हूँ, जिला उज्जैन से। अच्छा, उज्जैन से ही हैं, बहुत चलिए। बहुत बढ़िया। शैलेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी धन्यवाद। और मैंने थोड़ा सा उसके बीच में बोला भी था, शायद आपसे मिस हो गया होगा, कि जैसे जो हमने जीरॉन बताया है कि जी जीरॉन में 5 पोषक तत्व हैं। जिंक शुरू से ही पौधे को मिलता है। तो कैसा होता है कि जब किसी फसल में हमको उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे मान लिए हमारी गेहूं की पत्तियों पे हमको सिम्टम उसके आने शुरू हो गए, जैसे वो बादामी लाइन सी बन जाती है पत्ती के ऊपर, तो जी ऐसा देखते हैं कि जिंक की कमी शुरू हो गई। धीरे धीरे पूरे पत्ती पे स्पॉट आ जाते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। तो जब जी शुरू हो जाता है तो हमारे बहुत सारे किसान भाई फिर उसका उपयोग करने के लिए उसको लाते हैं, फिर डालते हैं। तब तक काफी डैमेज कर चुका होता जी जी। प्लांट को। तो जो डेफिशिएंसी है उसको शुरू से ही नहीं आने देना चाहिए। इसलिए जब आपने देखा कि इसमें जिंक हमने 0.5% हर एक दाने के साथ इसीलिए मिलाया है कि पौधे की आवश्यकता रूट लेवल से, जब पौधा जन्म ले, जब से ही वो उसको मिलने लगे। और चूंकि गेहूं को मैंने बताया कि ज्यादा जिंक की जरूरत होती है, तो आप इसका एक स्प्रे जिंटाविक के रूप में कर सकते हैं। तो उसकी जिंक की पूरी जितनी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। जी, ये जो फोलियर स्प्रे देंगे, ये किस समय देना चाहिए ज्यादा ठीक है? फ्लैग लीफ टाइम पे? इसको आप 30 से 35 दिन के उस पे दे दीजिए। जब जी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए उस टाइम पे दे देना जी। चाहिए। सर, एक जिंटाविक का जो प्रोडक्ट बताया था आपने, इसका किस समय देना चाहिए? टाइम मिस कर गया मैं लिखना, या शायद आप बता नहीं पाए मैं, क्योंकि हर चीजें मैंने नोट डाउन की है, तो इस पे जिंटा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ टाइम पे।
30 से 35 दिन के जब फसल हो जाए तो उस टाइम पे आपको उसका स्प्रे कर देना चाहिए। 0. आज मतलब आधा ml से 1 ml 1 लीटर पानी में, जितने लीटर पानी हो उतना लीटर आप लेके, वैसे 100 ml के करीब 1 एकड़ में लगता है, तो आप अच्छे से टंकी में उसको घोल लें उतने गिलास पानी बना के, और हर एक टंकी में 1-1 गिलास पानी डाल डाल के उसका स्प्रे कर। एक छोटा सवाल हो सर, जिंक से आजकल सीड ट्रीटमेंट भी जैसे जो होता है, जो आपने फंगिसाइड से ट्रीट करने के बाद में कुछ आज प्रैक्टिस चल रही है, जैसे मैंने भी कुछ जिंक से ट्रीट किया है, तो आप क्या एडवाइस देंगे जिंटाविक से सीड भी ट्रीट कर सकते? इसका ट्रीटमेंट तो इसमें अभी तक नहीं है जी जिंटाविक में, क्योंकि जो और हम एडवाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है वो जब रूट जोन पौधे की चालू हो जाती है तभी वो मेरे ख्याल में सही ढंग से काम करता है। बीज बीज उपचार में बीज, शायद हाँ, इसका उपयोग बीज कम हाँ उपचार में उसका इतना रोल नहीं रहा है। और तो भी थोड़ा वैज्ञानिक और अनुसंधान हाँ, करके इसको अपन अगले सत्र में कभी जानकारी स्वरूप रखें। और बहुत कोई बहुत प्रश्न धन्यवाद आपका हो? जी। अभी जी सब जानकारी मिली सर, लगभग 6 पेज मैंने नोट डाउन किए हैं। बहुत 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 तो उसमें धन्यवाद। तो हाँ, बहुत धन्यवाद। गंगवार जी, अब वो शैलेंद्र जी, आप तो थोड़ा वेट करें, कुछ ही देर जी में ये बिल्कुल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हमारा खत्म हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। फिर हम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता चालू जरूर। करेंगे जिसमें काफी इनाम रहेंगे आपके लिए, जी जी और जी। इसी सत्र से जुड़े हुए ही इनाम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर मुझे लगता है निश्चित ही आज आपका एक इनाम पक्का है, आपने 6 पेज जानकारी ये नोट करी। और अभी तक जितनी भी वेबिनार ली, हर में मैंने प्राइज लिया है, हर वेबिनार में। अच्छा, आप बहुत कहाँ से सुंदर। हैं, कहाँ से हैं, कौन सी जगह से? मैं शैलेंद्र सिंह झाला, जिला उज्जैन, ग्राम पालखंडा से हूँ। देवास अच्छा के पास भी, देवास 13 किलोमीटर ही पड़ता है हमारे यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये तो जीरान का उपयोग तो आप पहले से करते होंगे। हाँ, जीवाम का मैंने टेक्निकली जैसे लास्ट ईयर से चालू किया था, सही तरीके से डालना, जानकारी जी मिलने के बाद में। जी। और आज वेबिनार था तो मैंने जरूर इसमें मैंने क्या टाइम निकाल के आज सर को सुनेगा। काफी कुछ इनाम मिले या नहीं मिले, जानकारी तो बहुत मिल गई है, गेहूं की खेती की पर्याप्त मात्रा में। जी। बहुत बहुत सबसे बड़ा इनाम तो वही है। जी जी जी। ये तो इसलिए है, थोड़ा एक रुचि डालने के लिए, और हमें भी पता चले कि हमारे साथीगण किसान भाई कितना उसको ध्यान से सुन रहे हैं इस वेबिनार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी सर। मैं आमंत्रित करता हूँ हरेंद्र गंगवार जी को। जी हरेंद्र गंगवार जी। जी गंगवार जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। शायद गंगवार जी की अब आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, अब ये आखिरी प्रश्न लेते हैं सुशील पाटीदार जी। सुशील पाटीदार मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। सुशील जी, अनम्यूट कर लें। जी हाँ नमस्ते सर। सुशील जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। जी, मेरा जी, प्रश्न था आवाज कि आ रही है। मेरी हाँ सुशील जी, आप। मेरा प्रश्न था कि मेरी मिट्टी का पीएच 6.9 है, तो मुझे किस प्रकार अपने उर्वरक प्रबंधन में बदलाव करना चाहिए? जी ठीक है, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पीएच के साथ साथ में आपकी जमीन का कार्बन कितना है। एक बार कार्बन की भी जांच कराइए, और जी आपको आपको 30%, 100 रुपए में से जितना आप खाद डालते हो उसमें जी 30 भाग आप कर लो कि ऑर्गेनिक खाद डालना है जी 3 साल तक। ठीक है। और उसके बाद में 70% जो केमिकल वाला खाद है, जैसे डीएपी, एनपीके या अपना जीरॉन, तो आप जी इस तरीके के खाद का उपयोग करो जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा ज्यादा नहीं हो, एक्सिस नहीं हो, जैसे आपका डीएपी। आप जी जी एनपीके लो, नहीं जीरॉन लो। ऐसा 3 साल तक आप इसका उपयोग करो तो पीएच धीरे धीरे आपकी सामान्य की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि जी जब ठीक। कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो जितना खाद आप उसके अंदर केमिकल डालोगे वो फूड में ज्यादा कन्वर्ट, और जो आपका फास्फोरस उसके अंदर पड़ा हुआ है धीरे धीरे वो भी ब्रेक होने के लिए कोशिश होगा, तो जी आपकी जमीन थोड़ी सी अच्छी नरम होगी। आप उपयोग करिए। वैसे तो हम यही एडवाइज करते हैं कि 3 साल तक अगर आप जीरॉन का
दोनों सीजन में उपयोग करें, जो डोज बताया जाता है उसके हिसाब से, तो भी आपके पीएच में काफी हद तक फर्क आ जाता है। जी सर, लेकिन जो ऑर्गेनिक के साथ में करना। जी 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 मैं पिछले 3 वर्षों से जीरान का उपयोग कर रहा हूँ। इससे पहले जो धान में जीरान के प्रबंधन पर वेबिनार हुई थी, हालांकि जी धान मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैंने उसमें भाग लिया था और जी, आपकी तरफ से मुझे प्राइज भी मिला था। वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जी तो अच्छा चलिए। आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में है, इसीलिए आप धीरे धीरे उन्नतशील कृषक इसीलिए कहलाते हैं कि सारी प्रमोद जानकारी कहीं से प्रमोद भी सर मिले के तो पास लेना। मेरा नंबर सेव होगा सर वैसे, क्योंकि मुझे प्राइस थोड़ा लेट मिला था, तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आपका फोन आया था और फिर मैंने अरेंजमेंट कराया था। जी 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 सर। जी चलिए, बहुत तो बहुत 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 धन्यवाद सुशील धन्यवाद। जी। जी सर, ऑर्गेनिक के साथ में आप जीरान का उपयोग करते रहिए, आपका पीएच धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो ठीक है सर, जाए। और थैंक यू। एक बार कार्बन का भी उसमें टेस्ट करा लीजिए, कार्बन कितने परसेंट है जी आपकी जी सॉइल। जी चलिए, हमारे साथ फेसबुक पे भी नागेश पटेल जी जुड़े हुए हैं, शैलेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। तो शायद नागेश जी कुछ अपना प्रश्न भी करना चाह रहे हैं, पर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 20-20-0-13 गेहूं में डाल रहे हैं, एके की जगह डाल रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं शायद कि यह जो प्रैक्टिस है वो सही है, या कुछ उसमें आप सुझाव देना चाहेंगे? पोटास नहीं है उसमें। देखिए, आप 20-20-0-13 ले रहे हैं, ठीक है, कम से कम जो खाद उपयोग कर रहे हैं वो डीएपी से तो अच्छा है, क्योंकि साथ में सल्फर है, लेकिन उसके अंदर पोटास नहीं है। तो पोटास आपको अगर 20-20-0-13 डालना है तो उसके साथ में मिलाना चाहिए। और नाइट्रोजन का भाग तो आप अलग से जो स्प्लिट डोज में देते हैं वो दे ही रहे होंगे। तो जहाँ पे आपको 20-20-0-13 डालना है वहां पे पोटास को अवश्य रूप से मिला। दूसरा, चलिए जिंक और बोरान का उपयोग फिर अलग से करें। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम चालू करते हैं हमारा वो सत्र जिसका आप सभी को इंतजार है, कृषि ज्ञान प्रतियोगिता। तो मैं चाहूंगा कि आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सुरेश चौहान साहब, थोड़ा सा घोषणा करें आपकी, क्या आज आप इनाम में देने जा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को? हम लोग वही प्रोडक्ट देंगे जो हम रिकमेंड कर रहे हैं इस वीट क्रॉप के लिए। जी मिट्रॉन है, जेंटाविक है, बोरॉन है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि इमीडिएट क्रॉप पे यूज कर सकते हैं। जी हाँ जी, जीरोन भी, जीरोन बैग। जीरो बैग भी दे सकते चलिए ठीक है। तो साथियों, मैं पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा करने वाला हूं कि आप लोग सभी, आपके लोअर हैंड्स हो गए हैं। आप अपना जो भी सवाल का जवाब देना चाहते हैं वो रेज हैंड करेंगे, फिर मैं आपको आमंत्रित करूंगा पैनल लिस्ट में, तब आप अपना जवाब दे पाएंगे। और जो सही जवाब देगा पहले प्रश्न का, उनको सर्वप्रथम हम जीरोन बैग देंगे, जो इस आरएमपीसीएल का सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। एम आई राइट? हैं। यस सर जी। जी। तो मेरा सबसे पहला ये प्रश्न है कि भारतवर्ष में सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रमुख। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे शैलेंद्र जी झाला, करण पटेल, सुशील पाटीदार जी सभी ने रेज हैंड किया है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर लेता हूं सुशील पाटीदार जी को, ये पूर्व विजेता भी रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के। सबसे पहले रेज हैंड भी इन्होंने ही किया था। जी सुशील जी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ठीक जवाब है साहब? सही जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। जवाब। अब आपके लिए तालियां। आप आपका पूरा नाम बताइए। सुशील कुमार सुशील पाटीदार। सुशील कुमार पाटीदार जी, आपका नंबर भी बता दीजिए, वैसे नोट होगा यहाँ, नौ डिक्लेयर कर छः दिया छः नौ है। 9669 हम्म 952859। 59। तो सचिन जी, आपको कौन सा प्राइज जाएगा? जेरॉन बैग, जीरोन बैग, वेरी जो गुड, आप, बधाई हो। जो आपके लिए हमारा थोड़ा सा सबसे अच्छा सा फ्लैगशिप क्लैपिंग हो प्रोडक्ट। जाए अपने अपने जो जहाँ बैठा हुआ है। हाँ सब लोग तालियां बजा दिए आपके लिए। हाँ बिल्कुल।
थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद सुशील जी। अब साथियों, अगला प्रश्न हम करते हैं कि कौन से 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हमारे यहाँ पांडे जी ने बताया था कि उनकी भी बहुत जरूरी मात्रा चाहिए, लेकिन कम मात्रा में लगते हैं, पर वो भी बहुत ज्यादा फसलों के लिए जरूरी है। कौन से 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उन 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम आप बताएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं शैलेंद्र जी झाला साहब को। जी शैलेंद्र जी। सचिन जी, थोड़ा प्रश्न आपने कठिन पूछ लिया। तो आज हमारे साथ श्रोता भी बड़े अध्ययन करके बैठे हैं और पुराने जीते हुए हैं। आपने सुना है कि झाला जी 6 पेज भर चुके हैं आज। तो झाला जी, बिना समय, अगर याद हो तो आप बता दें। हालांकि आपने जो नोट किया उसको रेफर भी कर सकते हैं आप, पर आप को जो अगर याद है जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो तो आप बता ही दें। जी झाला जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लें आप। जी सर। जी झाला जी। जी सर, ये जो आपके माइक्रोन्यूट्रेंट में है, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, सल्फर, बोरॉन और अपना बो, हो गया। जी पूछ सर, ली। एक मिनट सर, मुख्य में कैल्शियम अच्छा, झाला जी, जी सर। आपको हम थोड़ा सा ये प्रश्न को और सरल बना देते हैं। सचिन जी जी ने थोड़ा सा कठिन किया था, मैं सरल कर देता हूँ। यही प्रश्न है। जी मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि महावीरा जीरान के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितना परसेंटेज है? जी सर, महावीरा में तो जीरो, जिंक पर है आपका 0.5%, कैल्शियम है 19%, सल्फर है 11%, बोरॉन है 0.2% और फास्फोरस है 16%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत जी सर, बहुत बधाई धन्यवाद। हो आप। चलिए, आज हमें भी पूरी उम्मीद थी शैलेंद्र जी, आज आप इस मंच से जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, जो आपने इतनी तल्लीनता से इसको सुना। आपका नंबर बता दीजिए शैलेंद्र जी। हाँ जी सर, मेरा नंबर मैं आपको नोट डाउन ये करवाता हूँ। आपका कचनारिया झाला के आसपास ही है गांव शायद? हाँ सर, कसना झाला पास पे लगा हुआ फार्म तो कसना झाला में ही है। अच्छा, वही है फार्म आपका। मैं आ हाँ जी चुका हूँ सर। उस गांव में एक जी बार। जी तो जी। आप कहाँ से लेते हैं मटेरियल वगैरह, ये खाद वगैरह कहाँ से लेते हैं? ये सर, जैसा हमारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट उज्जैन लगता है, पर देवास डिस्ट्रिक्ट पास पड़ता है, मंडी वगैरह सब हमारी देवास से होती है। अच्छा वो फर्टिलाइजर है, ये भी सब हम देवास से अरेंज करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नंबर जी बताइए। जी सर, 88 716 88 716 33 093 33 जीरो 93। 93। जी ठीक है, तो आपको हमारा जो भी कंपनी के अधिकारी हैं वो कांटेक्ट करके, और सचिन जी, आपके लिए क्या आपने अनाउंस किया था? एमिट्रॉन। एमिट्रॉन, आपको एमिट्रॉन की बोतल पहुंचाई जाएगी। जी सर, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। झाला जी, जैसा कि आप उस समय पूछ रहे थे कि कुछ चीज शायद आप लिखने से मिस कर गए, तो मैं जी बताना चाहूंगा कि कृषक जगत के फेसबुक पेज पे ये कार्यक्रम हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा। जब भी आपको लगता है कि कोई चीज आपसे नोट करने में मिस हुई हो, तो आप वो उसको रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और भविष्य में भी आप उस पर अपने प्रश्न भी कर सकते हैं। तो उस पर भी हम आपको प्रयास करेंगे कि जवाब दे दें। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद झाला जी। जी जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूं आज के कार्यक्रम का। मैं एक मिनट, लोअर हैंड आप ही लोग कर लिया करें ताकि मेरी मेहनत बच जाए। जी। सुशील जी, अभी तो प्रश्न ही नहीं किया मैंने। तो मेरा ये प्रश्न है, पांडे जी आप करेंगे एक प्रश्न अब आप अगर आज के? मौका देंगे तो हम कर, अगर हाँ आप मौका बिल्कुल, देंगे आप तो मैं भी कर लूंगा। आप करिए आज एक प्रश्न, आप भी करिए। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे ख्याल में। जी जी। इसमें हम जिंक टॉनिक देंगे। अच्छा, जिंदा जिंक भी। टॉनिक, जिंटा भी दोगे? जिंक टॉनिक। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गेहूं की फसल में 1 एकड़ में आपका फास्फोरस कितना डालना चाहिए, और अगर उस फास्फोरस को
बैग में कन्वर्ट करें तो महावीरा जीरॉन के कितने बैग डालने चाहिए? पहले आपको ये बताना है फास्फोरस कितना डालना चाहिए नंबर में, ठीक है, और फिर महावीरा जीरॉन के कितने बैग डालने चाहिए। सिर्फ दो ही लोग हाथ ऊपर कर पाए हैं, एक करण पटेल जी हैं और एक सुशील पाटीदार जी हैं। क्योंकि जैसा प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से प्रश्न भी मैंने किया। प्रोडक्ट जी। थोड़ा भारी है, मैंने अच्छा। बताया था वजन है उसके अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वैसा वजन वाला प्रश्न भी है। चलिए, सबसे पहले रेज हैंड किया था करण पटेल जी ने। करण पटेल जी, आपकी आवाज कम आ रही है, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी और सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा। सर 8 किलो और 3 बैग प्रति एकड़। जवाब तो आपने 90% सही दिया, लेकिन थोड़ा सा और सुधार करो उसमें। 8 हमारा प्रश्न 24 किलो नहीं, हाँ वेरी गुड, 24 किलो फास्फोरस आपको देना है, तो 3 बैग 3 बैग फिर जीरॉन देना पड़ेगा। प्रति तो एकड़। हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनको फिर बता देते हैं कि गेहूं की फसल को 1 एकड़ में 24 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको जीरॉन के माध्यम से अगर देना है तो 3 बैग जीरॉन देने की आवश्यकता। बहुत जी। बहुत बधाई हो करण जी आपको। करण जी। जी, आपका नंबर बताएंगे? 79 79 74 74 23 23 72 72 83। 83। और पता क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट हरदा, ग्राम जिनवानिया। जी जी। ग्राम जुलवानिया। जिनवानिया सिराली के। जी जी। जिनवानिया से। जिनवानिया सिराली लिख लें। जी 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 बिल्कुल सर। चलिए, तो जो भी आरएमपीसीएल के वहां प्रतिनिधि होंगे वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे और आपको जिंटोविक एक उपहार स्वरूप दिया जाएगा। तो साथियों, आज इस दौर को हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आपकी क्या राय है और आप आगे किस तरह के कार्यक्रम देखना चाहते हैं, और इस कार्यक्रम के प्रति भी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, सुझाव है, तो आप हमारे फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, ताकि और आप उनकी भी जानकारी में वृद्धि हो सके, और आप इन जो भी आपको यहाँ तथ्य दिए गए हैं उनका आप जरूर प्रयोग करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत रबी सीजन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले दीपावली पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपको आप भी जी धन्यवाद सर। और बहुत आप बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आप यू इस फॉर कार्यक्रम में ज्वाइनिंग एंड जुड़े, लिसनिंग। आपने इस कार्यक्रम आप को सभी को सफल बनाया। दिवाली शुभ और मंगलमय हो। जी पांडे सर, जी, सभी आपका लोगों भी को बहुत दिवाली। बहुत धन्यवाद। सुरेश चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही आप दौरा करके मुझे पता चला कि आप खंडवा से सीधे आज इस कार्यक्रम के लिए समय से पूर्व यहाँ पर आ गए, तो उसके लिए भी हम आपको कृषक जगत की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो थैंक सर। यू। सबसे बड़ी बात यह है थैंक यू हैप्पी सचिन जी, दिवाली टू ऑल।